अगले ही पल लावंताववादी चिल्लाया और अपना सिर पकड़ लिया। उसे अपनी पूरी ताकत से पीट दिया। बव्वा, तुमने वास्तव में मुझ पर हमला करने के लिए एक गुप्त आत्मा तकनीक का इस्तेमाल किया। लावंताववादी को इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर फड़क रहा था। FCKU, शापित ताववादी, तुमने पहले मुझ पर हमला किया। बैंगनी रोशनी में वो खजाना क्या है? जल्दी करो और मुझे दे दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। रुद्रसेन ने दर्द को सहन किया और उठे, फिर लावंताववादी पर झपट पड़े। भाड़ में जाओ भाई। लावंताववादी ने एक जेड ताबीज निकाला और उसे रुद्रसेन पर फेंकने वाला था। रुद्रसेन जानता था कि लावंताववादी संरचनाओं में बहुत कुशल था, इसलिए वो जल्दी से पीछे हट गया, इस डर से कि वो लावंताववादी के जाल में फंस जाएगा। लावंताववादी ने अपने दांत निपोरे और चिल्लाया, बव्वा, बस तुम रुको, देर सबेर मैं तुम्हारे सारे खजाने ले लूंगा। जेड ताबीज टूट गया और दिव्य प्रकाश की एक किरण ने लावंताववादी को ढक लिया। फिर लावंताववादी आकाश में दौड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। शापित ताववादी, बस तुम रुको, देर सबेर में तुम्हारे सारे खजाने ले लूंगा। रुद्रसेन जोर से चिल्लाया। वो रुका नहीं और अपने सुनहरे पंख फैलाए और तेजी से दूर तक उड़ गया। एकांत जगह में रुद्रसेन क्रॉस लेग्ड बैठ गए और यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को बाहर निकाला। यिन ऊर्जा राक्षसी टोम एक अज्ञात सामग्री से बना काले कागज का एक टुकड़ा था। ये रूनों के साथ घने रूप से लिखा गया था, जो एक साथ मुड़े हुए और जुड़े हुए थे। रुद्रसेन को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो नहीं जानता था कि इन रूनों का क्या मतलब था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि वे असाधारण थे। रुद्रसेन ने यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को परिष्कृत करने के लिए रक्त की एक बूंद का उपयोग किया, लेकिन उनका रक्त पुस्तक के साथ फ्यूज नहीं हो सका। इसके बाद रुद्रसेन ने अपनी दिव्य इच्छा से पुस्तक को परिष्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रही। यिन ऊर्जा राक्षसी टोम ने रुद्रसेन की दिव्य इच्छा को अवरुद्ध कर दिया। परिष्कृत करने में असमर्थ, रुद्रसेन ने भौहे से कोड़ी। तैमूर दानव पुस्तक बहुत अजीब थी, ये उसे इसे अवशोषित करने से रोक रही थी। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन आश्चर्य हुआ कि क्या वो पुस्तक भी खतरनाक थी। कुछ देर सोचने के बाद रुद्रसेन ने तैमूर दानव की किताब रख दी। वो अपना इलाज करने लगे। लड़ाई के बाद लिन रुद्रसेन का शरीर चोटों से ढका हुआ था। उन्होंने आर्कियन ड्रैगन्स्क्यू एलिफेंट कौशल को सक्रिय किया और आर्कियन ड्रैगन्स्क्यू एलिफेंट की शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई। आर्कियन ड्रैगन्स्क्यू एलिफेंट की शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई और रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसी समय जब रुद्रसेन ठीक हो रहे थे तो राक्षसी ऑर्ब से एक रहस्यमयी आवाज आई। यिन ऊर्जा, पैशाचिक, किताब, सामने आना, निगलना, भूम। रहस्यमयी आवाज निकलने के बाद राक्षसी ऑर्ब थोड़ा सा हिल गया। झपट्टा। यिन ऊर्जा राक्षसी टोम, जिसे रुद्रसेन ने अपनी आत्मा की अंगूठी में रखा था, वो रुद्रसेन के डेंटियन में दिखाई दिया। राक्षसी ऑर्ब ने एक भयानक ऊर्जा का उत्सर्जन किया, जिसने यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को ढक लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने फायर किलिन की दिव्य शक्ति को निगला था। ऐसा लग रहा था कि राक्षसी ऑर्ब यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को निगलना चाहता है। हालांकि यिन ऊर्जा राक्षसी टोम सरल नहीं था। जब राक्षसी ऑर्ब ने यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को निगला तो यिन ऊर्जा राक्षसी टोम पर रन मुड़ने लगे। रन काले दुष्ट ड्रैगन्स में बदल गए, जो यिन ऊर्जा राक्षसी टोम के चारों ओर घूमते थे और गहरी दहाड़ निकालते थे। राक्षसी ऑर्ब और यिन ऊर्जा राक्षसी टोम ने एक दूसरे का सामना किया। वहां कोई उपयोग नहीं है, भाग्य द्वारा खाया गया। राक्षसी ऑर्ब से आवाज निकली। फिर राक्षसी ऑर्ब ने यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को निगलना शुरू कर दिया। राक्षसी ऑर्ब से और भी ज्यादा शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा निकली। किसी को नहीं पता था कि राक्षसी ऑर्ब के अंदर क्या था। जाहिर है कि ये अस्तित्व बेहद खतरनाक था। यिन ऊर्जा राक्षसी टोम राक्षसी प्रकाश में डूबा हुआ था। राक्षसी ऑर्ब यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को निगलना चाहता था। हालांकि यिन ऊर्जा राक्षसी टोम राक्षसी प्रकाश से चमक उठा और एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये एक व्यक्ति की तरह दिखता था, लेकिन ये एक जानवर की तरह भी दिखता था। ध्यान से देखने पर यह एक आत्मा की तरह भी लग रहा था। जब तक पुनर्जन्म का चक्र नष्ट नहीं होता है, तब तक जुआनमिंग नहीं मरेगा। अचानक यिन ऊर्जा राक्षसी टोम से एक गहरी आवाज निकली, बैंग। जैसे ही यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को राक्षसी ऑर्ब द्वारा निगल लिया जाना था, वो अचानक बह गया और राक्षसी ऑर्ब से टकरा गया। वाह! स्वस्थ हो रहे रुद्रसेन को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली की चपेट में आ गया हो। उसने मुंह भर खून उगल दिया। क्या हो रहा है? रुद्रसेन रोना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। बैंग! अगले ही पल उनके डेंटियन से एक और हिंसक टक्कर हुई। यिन ऊर्जा राक्षसी टोम और राक्षसी ऑर्ब ने फिर से टक्कर मारी। विस्फोट की भयानक ताकत से रुद्रसेन दंग रह गया। वाह! रुद्रसेन ने फिर से खून उगल दिया। उसे लगा कि उसका शरीर फटने वाला है। तुम लोग हो? रुद्रसेन ने अपने डेंटियन में राक्षसी ऑर्ब और यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को लड़ते हुए महसूस किया। वो रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं निकले।
ये दो अजीब चीजें वास्तव में लड़ रही थीं और उन्हें उसके जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बूम! यिन ऊर्जा राक्षसी टोम और राक्षसी ऑर्ब ने तीसरी बार टक्कर मारी। रुद्रसेन उड़ते हुए पत्थर की दीवार से टकरा गए। उन्हें लगा कि उनके अंग फट जाने चाहिए। बहुत निर्दयी, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? रुद्रसेन इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दांत पीस लिए। वे कई खतरों से बच गए थे। क्या वे राक्षसी ऑर्ब और यिन ऊर्जा राक्षसी टोम के बीच टकराव में मरने वाले थे? बेशक वो यहां मरना नहीं चाहते थे। हालांकि रुद्रसेन स्पष्ट रूप से इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। राक्षसी ऑर्ब और यिन ऊर्जा राक्षसी टोम शक्ति जमा कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे और भी भीषण रूप से टकराने वाले थे। ये बहुत डरावना था। यदि ऐसा होता है तो रुद्रसेन वास्तव में राक्षसी ऑर्ब और यिन ऊर्जा राक्षसी टोम के टकराव से मर सकता है। पवित्र सम्राट पत्थर! रुद्रसेन चिल्लाया। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में उन्होंने पवित्र सम्राट पत्थर को बुलाया। पवित्र सम्राट पत्थर रुद्रसेन के डेंटियन में भी दिखाई दिया। ये मूल रूप से सुषुप्त अवस्था में था। रुद्रसेन के डेंटियन में प्रवेश करने और राक्षसी ऑर्ब की और यिन ऊर्जा राक्षसी टोम को महसूस करने के बाद ये तुरंत जाग गया। पवित्र सम्राट पत्थर पर सम्राट के खून से एक राक्षसी प्रकाश निकला। पवित्र सम्राट पत्थर भी टकराव में शामिल हो गए। तीनों पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे थे, लेकिन अंत में वे सभी एक दूसरे से डरते हुए नजर आए। राक्षसी ऑर्ब, यिन ऊर्जा राक्षसी टोम और पवित्र सम्राट पत्थर ने धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति वापस ले ली। कितनी खुशकिस्मती, मैं अभी भी जीवित हूं। रुद्रसेन सांस लेने के लिए हांफते हुए जमीन पर लेटा हुआ था। वो रोना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। उसके शरीर में 3 राक्षसी खजाने छिपे हुए थे और समय समय पर वे एक दूसरे से टकराते थे। रुद्रसेन को सिरदर्द था। उसे चिंता थी कि एक दिन वो वास्तव में उनके द्वारा मारा जाएगा। रुद्रसेन ने आह धरी। वो उन्हें दबाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे अपनी ताकत तेजी से बढ़ानी थी। जब समय आया, चाहे वो राक्षसी ऑर्ब हो, यिन ऊर्जा राक्षसी टोम हो या पवित्र सम्राट पत्थर हो, वे सभी उसके द्वारा दबा दिए जाएंगे। रुद्रसेन ने अपनी चोटों से उभरने में एक दिन बिताया। फिर उन्होंने खुद को शांत किया और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर उड़ना जारी रखा। हालांकि जीवन क्रूर था, फिर भी उसे जारी रखना था, इसलिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। रुद्रसेन केवल खुद को सांत्वना दे सकते थे। उस रात रुद्रसेन एक छोटी सी धारा के किनारे आराम कर रहे थे जब उन्होंने हवा में कुछ उड़ने की आवाज सुनी। कुछ किसान दूर से उसकी ओर उड़ रहे थे। रुद्रसेन ने जल्दी से अलाव बुझाया और एक पेड़ पर कूद गए। वो नहीं जानता था कि वे कौन थे और देवताओं और राक्षसों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र विश्वासघात से भरा था। उसे हर समय सतर्क रहना पड़ता था या वो उचित दफन के बिना मर जाएगा। किसान उतरे, कुछ पानी लाए और आराम करने के लिए एक पेड़ के सहारे झुककर पालथी मारकर बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी गहराई में दिखाई दी है। क्या ये सच है? एक किसान ने पूछा। अफवाहें यही कहती हैं। बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। यदि ये वास्तव में 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी है तो ये बहुत चौंकाने वाला है। ये एक खजाना है जो मृतकों को वापस ला सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अभी भी सांस ले रहा है, ऐसा खजाना उन्हें वापस जीवन में ला सकता है। ये सही है। चलो चलते हैं और कल देखते हैं। काश्तकारों ने कुछ देर चर्चा की, फिर जल्दी से आराम करने चले गए। पेड़ में छिपे रुद्रसेन ने उनकी बातचीत सुनी और चौंक गए। 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी? रुद्रसेन चौंक गए। वो जानता था कि 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी क्या दर्शाती है। 3,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी लोगों के लिए इसके लिए मौत से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी की तो बात ही छोड़ दें। दुनिया को बदलने के लिए 5,000 साल काफ़ी थे। 10,000 साल, कितने साल बीत गए। 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी स्वाभाविक रूप से अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। मैं भी जाऊंगा और देखूंगा। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर उसे मौका मिला तो उसे उम्मीद थी कि वो 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी को छीन सकता था। बेशक ये थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। अगले दिन किसान रवाना हो गए और रुद्रसेन उनके पीछे चल पड़े। ये एक पर्वत श्रृंखला थी। ऐसा कहा जाता था कि 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी गहराई में स्थित थी। इस समय कई किसान पहले ही इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने कहा, प्रतिबंधों को खोल दिया गया है। युवा पीढ़ी के कुछ अद्वितीय विशेषज्ञ प्रवेश कर चुके हैं। वे पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के आने से पहले ही 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी को छीनना चाहते हैं। एक किसान ने कहा, पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञ वर्तमान में देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई में थे और ये स्थान मध्य क्षेत्र में था।
10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी की खबर सुनकर पुरानी पीढ़ी के वे विशेषज्ञ निश्चित रूप से दौड़ेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये युवा पीढ़ी के कई शीर्ष विशेषज्ञों के लिए एक अवसर था। अंकल, क्या मैं जान सकता हूं कि अंदर की 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी क्या है? रुद्रसेन ने एक अधेड़ उम्र के किसान की ओर देखा। ये मार्शल जनरल क्षेत्र का एक किसान था। उन्होंने प्रतिबंध की गहराई में प्रवेश नहीं किया, लेकिन शुद्ध रूप से शो देखने आए थे। इस प्रकार का व्यक्ति काफी आत्मजागरूक था और अपनी क्षमता को समझता था, इसलिए वो व्यर्थ में अपना जीवन नहीं खोएगा। इसे 9 ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, अधेड़ उम्र के किसान ने कहा। 9 ड्रैगन फ्रूट? रुद्रसेन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और कहा कि दुनिया में वास्तव में ऐसी कोई चीज है। वो अपने दिल को बेहद तेजी से धड़कता हुआ महसूस कर सकता था। रुद्रसेन एक किमियागर थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से 9 ड्रैगन फ्रूट के बारे में सुना था। 9 ड्रैगन फ्रूट को मूल रूप से 9 ड्रैगन सेलेस्टियल मेडिसिन कहा जाता था, लेकिन क्योंकि ये ड्रैगन रक्त से दूषित हो गया था, ये उत्परिवर्तित हो गया और एक फल बन गया, इसलिए इसे 9 ड्रैगन फ्रूट भी कहा जाता है। ये कहा जाता था कि एक 9 ड्रैगन फ्रूट में 9 फल होते हैं और प्रत्येक फल 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटी के बराबर होता है। यदि कोई एक ही समय में सभी 9 फल प्राप्त कर सकता है, तो उनका प्रभाव एक अमर दवा के बराबर होगा, जो उनकी युवावस्था को बहाल कर सकता है और उन्हें दूसरा जीवन जीने की अनुमति दे सकता है। अतीत में फायर किलिन ने 9 ड्रैगन फ्रूट की तलाश में सभी 3000 महाद्वीपों को खोजा था, लेकिन इसे खोजना कठिन था। अब ये यहाँ प्रकट हुआ था। यदि ये वास्तव में प्रसिद्ध 9 ड्रैगन फ्रूट होता, तो ये बहुत स्वर्ग विरोधी होता। मुझे बताने के लिए धन्यवाद अंकल। रुद्रसेन ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर उड़ान भरी। अधेड़ उम्र के किसान ने कहा, छोटे भाई, हालांकि तुम्हारी खेती बुरी नहीं है, लेकिन तुम अभी भी इतने मजबूत नहीं हो कि 9 ड्रैगन फ्रूट के लिए लड़ सको। तुम्हें कार्य करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि चाचा दयालु हैं। वो मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो अंकल, मैं बस एक नज़र डालने जा रहा हूं। अधेड़ उम्र के किसान ने कहा, फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और अधेड़ उम्र के किसान को विदा किया और उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई में प्रवेश किया। कई किसान इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश देख रहे थे। वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए क्योंकि ये बहुत भयानक था। विकृत स्पेस टाइम ऊर्जा एक मार्शल किंग के भौतिक शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बड़ी बहन, देखो, ये वही लड़का है। कुछ किसान किसी निश्चित क्षेत्र में खड़े थे और प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर देख रहे थे। ये उमा, समर्थ वात्या और अन्य थे। समर्थ वात्या ने पहले रुद्रसेन और संदीप नागर पर हमला बोला था और रुद्रसेन ने उन्हें घायल कर दिया था। बाद में जब वो वायलेट जेड स्नेक ग्रास के लिए लड़ रहा था, तो वो फिर से रुद्रसेन के द्वारा घायल हो गया था। वो रुद्रसेन से इतनी नफरत करता था कि उसे दांत पीसने पड़ते थे। अब जब उसने रुद्रसेन को फिर से देखा, तो उसकी आंखें आग उगल रही थीं। ये आदमी अंदर चला गया, चलो बाहर उसका इंतजार करते हैं। उमा ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, चलो उसे गार्ड से पकड़ते हैं, समर्थ वात्या ने गुस्से में कहा। इसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वो जिंदा आ जाए। वो सिर्फ एक मार्शल जनरल है और वो अंदर जाने की हिम्मत करता है, वो बस मरने वाला है, उमा ने चिल्लाकर कहा। रुद्रसेन ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। ये सफेद कोहरे से घिरा हुआ था और एक भयानक ताकत का उत्सर्जन कर रहा था। दृश्यता भी बहुत कम थी। ये संभवतः स्पेस टाइम विकृति शक्ति थी जिसका उल्लेख बाहर के काश्तकारों ने किया था। प्रवेश करने के बाद रुद्रसेन ये जानकर चौंक गए कि उनकी अपनी शुद्ध की सील कर दी गई थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां सभी प्रकार की शक्ति को सील कर दिया गया था, जिसमें शुद्ध की, पृथ्वी ऊर्जा आदि शामिल थीं। किसी भी प्राचीन दिव्य क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी को अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहना पड़ता था। सौभाग्य से रुद्रसेन का भौतिक शरीर काफी मजबूत था। इस निषेध स्थान में अपने भौतिक शरीर के अतिरिक्त किसी भी अन्य शक्ति का उपयोग करना मुश्किल था। वो गहरा जाता गया तो रुद्रसेन ने प्रेशर के अलावा और कुछ महसूस नहीं किया। रुद्रसेन को ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सांसें तेज और तेज होती जा रही हैं और उनके कदम भारी और भारी होते जा रहे हैं। सौभाग्य से वो अभी भी दृढ़ रह सकता था। लगभग 30 मीटर के बाद उसने अपने सामने कुछ सिलहटें देखीं। पीछे सिल्वर हेड वाले 3 आदमी थे। रुद्रसेन ने उन्हें पहले देखा था। वे सिल्वर हेड क्लान की प्रतिभा थी। सिल्वर हेड क्लान एक बहुत पुराना क्लान था। वे कई सालों से प्रकट नहीं हुए थे। अब जो 3 युवा काश्तकार प्रकट हुए थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे।
जब वो आगे बढ़ा तो रुद्रसेन ने 3 लोगों को अपनी पीठ पर तलवारें लिए हुए देखा। वे वानज्यान संगपट के काश्तकार थे। जो लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं वे सभी युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट काश्तकार हैं। रुद्रसेन ने भावुक होकर आह भरी। ये सभी जीनियस थे। वे प्राचीन कुलानों के उत्तराधिकारी थे। हालांकि वे युवा थे, लेकिन वे सभी यिन यांग क्षेत्र के काश्तकार थे। वे पहले ही पुराने काश्तकारों से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। रुद्रसेन यहाँ तक पहुँचने में सक्षम थे क्योंकि उनका भौतिक शरीर बहुत मजबूत था। इस निषिद्ध स्थान में अपने भौतिक शरीर के अतिरिक्त किसी भी अन्य शक्ति का उपयोग करना मुश्किल था। रुद्रसेन बड़े दबाव में आगे बढ़ते रहे। उसके लिए हिलना डुलना बेहद मुश्किल था, क्योंकि अंतरिक्ष की गहराई में शक्ति बहुत भयानक थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी और वो बहुत दबाव में था। अन्य रुद्रसेन से ज्यादा बेहतर नहीं थे। वे वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन शारीरिक शक्ति के मामले में वे निश्चित रूप से रुद्रसेन के भौतिक शरीर की तुलना नहीं कर सकते थे। और उन्होंने अपनी शक्तिशाली धर्म शक्ति खो दी थी। वे भी बड़ी परेशानी में थे। रुद्रसेन आगे बढ़े और गहराई में चले गए। जल्द ही उन्होंने कुछ और काश्तकारों को देखा। उनमें से एक ने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे। ये जतिन था, जो पूर्वी प्रांत में दिव्य प्रांत का शीर्ष प्रतिभाशाली था। दूसरा व्यक्ति केविन था, जो बर्फ सफेद कपड़ों में एक आदमी था। रुद्रसेन को नहीं पता था कि वो कौन था, लेकिन वो शायद एक युवा प्रतिभा भी था। रुद्रसेन नहीं जानता था कि वो कौन था, लेकिन वो जानता था कि वो एक युवा प्रतिभा था। उनमें ईशानी और चांदनी भी शामिल थीं। ये तुम हो? रुद्रसेन को देखकर ईशानी चौंक गईं। उस समय रुद्रसेन ने मकबरे में 3 खजानों में से एक को चुरा लिया था और दर्जनों शक्तिशाली काश्तकारों द्वारा उसका पीछा किया गया था। अब वो सुरक्षित और स्वस्थ था। वो बहुत हैरान थी। रुद्रसेन ने ईशानी पर सिर हिलाया। जतिन, केविन और अन्य लोगों ने देखा और थोड़ी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने रुद्रसेन को भी पहचान लिया। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। ये बच्चा केवल एक जनरल था, वो अंदर कैसे आया? भले ही वे यहां आ गए थे, लेकिन वे पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहे थे। दूरी पर 5 या 6 पिसान थे, जिनमें से सभी युवा पीढ़ी में से चुने गए थे। वे रुद्रसेन को भी देख रहे थे। ये वो है, उसने कब्र से एक खजाना छीन लिया और अभी भी इतनी स्वतंत्र रूप से जी रहा है। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। वो इतनी बड़ी शख्सियतों के चंगुल से कैसे बच गया? कुछ प्रतिभाओं ने अविश्वास में कहा, यहां तक कि अगर वे किन वेंटियन के जूते में थे तो क्या ये उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि अगर वे भागना चाहते हैं तो स्वर्ग पर चढ़ना? लेकिन रुद्रसेन ने ऐसा किया। अन्य दिशाओं में कुछ और मध्यम आयु के किसान थे। वे भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने रुद्रसेन की ओर भी देखा। वो बच्चा है जिसने कई मजबूत काश्तकारों से खजाना चुरा लिया है, एक अधेड़ उम्र के किसान ने हैरान होकर कहा। लगभग सभी की निगाहें रुद्रसेन पर टिकी थीं। आप देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप अभी भी इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? चांदनी रुद्रसेन को जानती थी, इसलिए वो ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे लगा कि रुद्रसेन वास्तव में दुस्साहसी है। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था जियान, इसलिए मैं तुमसे मिलने वापस आया हूं। ये आदमी वास्तव में चांदनी को चिढ़ाने की हिम्मत करता है। बहुत से लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन खुद से बुदबुदाने लगे। चार्मिंग फॉक्स इमॉर्टल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका कोई फायदा उठा सके। हालांकि चार्मिंग फॉक्स इमॉर्टल नाराज नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो खिलखिला उठी और बोली, यदि आप वास्तव में मुझे याद करते हैं तो अपना खजाना मुझे क्यों नहीं सौंप देते? मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है। मैंने उसे बेच दिया। तुमने उसे बेच दिया? चांदनी को विश्वास नहीं हो रहा था। कई लोगों ने रुद्रसेन को आश्चर्य से देखा। ठीक है, मैं अभी दरिद्र हूं, इसलिए मैंने उसे एक महान व्यक्ति को बेच दिया। कई लोगों ने अपनी आंखें मूंद लीं। जाहिर है उन्हें रुद्रसेन की बकवास पर विश्वास नहीं था। छोटे लड़के, क्या तुमने वास्तव में वो चीज बेच दी? कोई ठंडे से हंसा। स्यान वस्त्र पहने युवक रुद्रसेन की ओर चला पड़ा। जब रुद्रसेन ने देखा कि वो खुश नहीं दिख रहा था तो उसने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, मैंने उसे बेच दिया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। स्यान कपड़ों में युवक ने कहा, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? कितना ढीठ! सामान्य तौर पर तुम मुझसे इस तरह बात करने के भी योग्य नहीं होगे। स्यान कपड़ों में युवक उदासीन लग रहा था। वो युहुवा आकाशीय राजवंश से है। कोशिश करें कि उसके साथ संघर्ष में ना पड़ें। इसी समय रुद्रसेन के सिर में एक आवाज सुनाई दी। ये चांदनी की आवाज थी। युहुवा आकाशीय राजवंश? क्या वो देवकाश आर्य का समूह नहीं था? रुद्रसेन ने नहीं सोचा था कि उनके सामने वाला युवक भी युहुवा डिवाइन डायनेस्टी से होगा, और ऐसा लग रहा था कि वो उस पर हमला करना चाहता है। रुद्रसेन ने युवक को उदासीनता से देखा और अपने होंठ भींच लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अचूक हैं। वे नहीं जानते कि वे कुएं में मेढक हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम दुस्साहसी हो, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा करने के परिणामों का पता है? वीरगिरी आर्य ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, मैंने कभी किसी को उकसाया नहीं है, लेकिन जब लोग मुझे उकसाते हैं तो मैं उन्हें नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? वीरगिरी आर्य ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह रुद्रसेन के साधना के स्तर को भांप सकता था। वह केवल एक जनरल था। वीरगिरी आर्य अपनी उंगली के एक झटके से उस स्तर के किसान को मार सकता था। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा,
बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं हाल ही में बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं और मैं कुछ अज्ञानी लोगों के साथ कुछ कर सकता हूं। रुद्रसेन वीरगिरी आर्य का मजाक उड़ा रहे थे। अगर वह बाहर वीरगिरी आर्य से मिलते तो रुद्रसेन उनसे आमने सामने नहीं लड़ते, लेकिन इस जगह पर उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। वीरगिरी आर्य की जादुई शक्ति पर मोहर लग गई थी, इसलिए जब शारीरिक शक्ति की बात आती है तो रुद्रसेन उपस्थित किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते थे। लड़के, तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता ने मुझे क्रोधित कर दिया है, वीरगिरी आर्य ने ठंडे स्वर में कहा। वीरगिरी आर्य की आंखें ठंडी थीं। ये व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली था। इतने दबाव में भी वह अभी भी चल सकता था जैसे कि वह उड़ रहा हो। बुम! वीरगिरी आर्य ने हमला किया और उनकी हथेली रुद्रसेन की ओर लगी। उनका हमला बहुत धीमा था और हर कोई हमले के प्रक्षेपण वक्र को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह आकस्मिक हमला रुद्रसेन पर लक्षित था और यह स्पष्ट था कि वीरगिरी आर्य ने जानबूझकर ऐसा किया था। वह रुद्रसेन को अपमानित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहता था। वीरगिरी आर्य के आक्रमण के साथ हवा और गड़गड़ाहट की आवाज भी थी। न केवल उसकी साधना ऊंची थी, बल्कि उसका शरीर भी असामान्य रूप से मजबूत था। हालांकि उनका हमला धीमा लग रहा था, लेकिन इसके भीतर कई छिपे हुए बदलाव छिपे हुए थे। इससे बचना आसान नहीं होगा। जैसे ही आक्रमण रुद्रसेन पर पड़ने वाला था, रुद्रसेन अचानक हिल गए। रुद्रसेन ने बाईं ओर झटका दिया और वीरगिरी आर्य के हमले को टाल दिया। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाई और वीरगिरी आर्य पर मुक्का मारा। बुम! एक पल में एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा। इस पंच की गति बेहद तेज थी और इसकी शक्ति बहुत अधिक थी। रुद्रसेन के शरीर को पुरातन ड्रैगन्स्क्यू हाथी कला द्वारा संयमित किया गया था। उसका शरीर एक राक्षस देवता से आगे निकल गया था। रुद्रसेन ने भी बिजली की गुफा में काफी देर तक अपने शरीर को तड़काया था। जब रुद्रसेन अभी अभी मार्शल जनरल दायरे में प्रवेश कर गया था तो उसका शरीर पहले से ही यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर था। अब जबकि रुद्रसेन की साधना कई गुना बढ़ गई थी तो उनके शरीर में भी काफी सुधार हुआ था। उसका शरीर शायद यिन यांग क्षेत्र के साधक से आगे निकल गया था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना वीरगिरी आर्य कर सके। क्या? कई लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन वीरगिरी आर्य के हमले को चकमा देंगे। इसके अलावा उन्होंने वीरगिरी आर्य के खिलाफ पलटवार भी किया। वीरगिरी आर्य भी चौंक गए। उन्हें लगा था कि वह एक चाल से रुद्रसेन को हरा सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन उनके आक्रमण को चकमा देगा। रुद्रसेन का पलटवार और भी अप्रत्याशित था। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ अपने सामने रख दिए और रुद्रसेन के हमले को रोकने के लिए मार्शल आर्ट्स में आमतौर पर देखी जाने वाली एक चाल का इस्तेमाल किया, आयरन चेन नाकाबंदी। बैंग! टक्कर की धीमी आवाज के साथ वीरगिरी आर्य को रुद्रसेन ने मारा। वीरगिरी आर्य के शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति डाली गई। थंप थंप थंप! वीरगिरी आर्य को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जो भी कदम उठाया जमीन पर गहरे पदचिन्ह छोड़ दिए। उन्होंने इस विधि का उपयोग उस शक्ति को तितर बितर करने के लिए किया जो उनके शरीर में डाली गई थी। 6-7 कदम पीछे हटने के बाद वीरगिरी आर्य आखिरकार रुक गए। उन्होंने कहा, वीरगिरी आर्य को वापस जाने के लिए मजबूर किया गया है। वह नुकसान में है। क्या मैं चीजें देख रहा हूं? कई प्रतिभा ने अपने मुंह से अपने सामने के दृश्य को देखा। ये ऐसा कुछ था जिसकी उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो वीरगिरी आर्य की शक्ति के साथ क्या उसे उस बव्वा को तुरंत मारने में सक्षम नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा अपनी ताकत छिपा रहा था? बहुत से लोग अनुमान लगाए बिना नहीं रह सके। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि रुद्रसेन की साधना वास्तव में मार्शल जनरल दायरे में थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपनी ताकत छिपा रहा था। हालांकि एक मार्शल जनरल कल्टीवेटर आर्य को संभवतः कैसे हरा सकता था, इससे उनके दिलों में संदेह भर गया। दूसरी ओर वीरगिरी आर्य का चेहरा अत्यंत उदास था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ओर कई अजीब निगाहें आ रही थीं। वे निगाहें उपहास और तिरस्कार से मिश्रित लग रही थीं। वह यिन यांग दायरे में था, लेकिन वह वास्तव में एक मार्शल जनरल दायरे के कल्टीवेटर द्वारा पीछे हटा दिया गया था। वीरगिरी आर्य इसे कैसे सहन कर सकते थे? ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बहुत अपमान का सामना करना पड़ा हो। मरो बव्वा! वीरगिरी आर्य ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह अचानक जमीन पर गिर गया और उसका शरीर तोप के गोले की तरह रुद्रसेन की ओर शूट कर गया। वीरगिरी आर्य का शरीर हिल गया और एक अजगर की तरह एक नदी पार करता हुआ वह रुद्रसेन की ओर लपका। यह एक मार्शल आर्ट तकनीक थी। उसका शरीर अजगर के धनुष की तरह था। ऐसा लग रहा था कि विराटगिरी आर्य एक मानव आकार के टायरानोसॉरस रेक्स में बदल गया है। एक पल में वह रुद्रसेन के सामने आया और वीरगिरी आर्य पर जमकर हमला कर दिया। ढहती मुट्ठी! रुद्रसेन का हाव भाव उदासीन था। वह चकमा नहीं देता या बचता नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी खुद की मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। शारीरिक शक्ति के मामले में रुद्रसेन बिल्कुल नहीं डरते थे। बैंग! ढहती मुट्ठी और वीरगिरी आर्य का हमला जमकर टकराया।
अचानक दो शक्तियां, एक उजागर और एक अंधेरा बन गईं। उजागर शक्ति ने वीरगिरी आर्य के हमले को रोक दिया, जबकि अंधेरी शक्ति ने वीरगिरी आर्य के शरीर को हिला दिया। अंधेरी शक्ति द्वारा हमला किए जाने पर वीरगिरी आर्य का चेहरा पीला पड़ गया और वह रुद्रसेन के मुक्के से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। कितना मजबूत भौतिक शरीर है! इस आदमी का भौतिक शरीर वीरगिरी आर्य से भी मजबूत है। क्या वह वास्तव में जनरल है? कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। रुद्रसेन और वीरगिरी आर्य के बीच टकराव वास्तव में उनके भौतिक शरीर के बीच टकराव था। भौतिक शरीर मुख्य शक्ति थी और मार्शल आर्ट तकनीक गौण थी। यदि किसी का भौतिक शरीर पर्याप्त मजबूत था तो वे अपने प्रतिद्वंदी को एक पल में नष्ट कर सकते थे। रुद्रसेन ने आगे बढ़ा और वीरगिरी आर्य की ओर उदासीनता से देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? यदि तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वीरगिरी आर्य ने ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। अचानक वीरगिरी आर्य के शरीर से एक भयानक आभा उत्सर्जित हुई। बल। यह बल था जिसे यिन यांग कृषक संघनित कर सकता था। वह दूसरों को दबाने के लिए अपने बल का उपयोग कर सकता था। बल एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। हालांकि कुछ पावर हाउस द्वारा संघनित बल अक्सर अत्यंत विनाशकारी होता था। वीरगिरी आर्य अपनी ही सेना को संघनित करने के बाद गंभीर होने जा रहे हैं। एक आकाश गौरव विशेषज्ञ बुड़बुड़ाया। ये वीरगिरी आर्य की अंतिम अवस्था थी। निषिद्ध स्थान के कारण वीरगिरी आर्य अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। हालांकि यिन यांग कृषक का बल अभी भी बहुत शक्तिशाली था। हुआंगफुयान कदम दर कदम रुद्रसेन की ओर चल दिया। हर बार जब उसने एक कदम उठाया तो उसका बल अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। कितनी मजबूत ताकत है! वीरगिरी आर्य को उस बरौते के हाथों नुकसान हुआ, इसलिए वह गुस्से में है। उसके क्रोध के कारण उसका बल सामान्य से कहीं अधिक मजबूत है। कुछ प्रतिभाएं घबराकर चिल्ला उठीं। सभी ने रुद्रसेन और वीरगिरी आर्य को देखा। शक्तिशाली मध्यम वर्गीय कृषकों ने वीरगिरी आर्य के शरीर में बल को संघनित महसूस किया और उनके हाव भाव काफी बदल गए। ये बल बहुत भयानक था। इससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका दम घुट रहा हो। वह इतनी शक्तिशाली शक्ति को संघनित कर सकता है। वीरगिरी आर्य वास्तव में सरल नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह युवा अमर राजवंश का एक शीर्ष प्रतिभा है। ये सही है, वीरगिरी आर्य उन युवा कृषकों में से एक हैं जिन पर युवा अमर राजवंश ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसा लगता है कि बव्वा निश्चित रूप से हार जाएगा। कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। वीरगिरी आर्य की शक्ति ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। रुद्रसेन की तो बात ही छोड़ दें। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन वीरगिरी आर्य के बल का विरोध कर सकते हैं। बव्वा, इसे समाप्त करने का समय आ गया है। आगे बढ़ते हुए वीरगिरी आर्य के हाव भाव उदासीन थे। उसके शरीर से एक भयानक और ठंडी आभा उत्सर्जित हुई। यह उसकी शक्ति थी। उनका बल सीधे रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। हालांकि कई लोग हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन वीरगिरी आर्य के बल से अप्रभावित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बल से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। रुद्रसेन तेजी से वीरगिरी आर्य के सामने पहुंचे और एक मुक्का मारा। आप मेरे बल की उपेक्षा कर रहे हैं? असंभव! वीरगिरी आर्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रुद्रसेन उदासीन दिखे। यह असंभव क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप बल वाले अकेले हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, धड़ाम! रुद्रसेन के शरीर से और भी भयानक बल फूट पड़ा। रुद्रसेन का बल एक अविनाशी तीक्ष्णता से भरा हुआ था। यह सीधे वीरगिरी आर्य के बल को तोड़ दिया। फिर रुद्रसेन ने वीरगिरी आर्य पर मुक्का मारा। वीरगिरी आर्य ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्रसेन ने उन्हें वापस मजबूर किया। हालांकि रुद्रसेन नहीं रुके, वह आगे बढ़ता रहा और उसके शरीर में बल मजबूत और मजबूत होता गया। वीरगिरी आर्य का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। लगातार 9 मुक्के मारने के बाद वीरगिरी आर्य आखिरकार और अधिक विरोध नहीं कर सका। वह रुद्रसेन द्वारा उड़ा दिया गया और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। रुद्रसेन आगे बढ़ा और वीरगिरी आर्य के शरीर पर पटक दिया। उसने वीरगिरी आर्य की ओर उदासीनता से देखा और कहा, तुम बहुत कमजोर हो। वीरगिरी आर्य को पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। वह इतना गुस्से में था कि उसे एक घूंट से खून बहने लगा। हर कोई आश्चर्य में था। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कौन यह विश्वास करने का साहस करेगा कि यह वास्तविक था? वीरगिरी आर्य युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट कृषकों में से एक था। वह स्वर्ग का एक गर्वित पुत्र था, लेकिन अब वह मार्शल जनरल क्षेत्र के कृषक से हार गया था। यहां तक कि उस किसान ने उसे रौंद दिया था। क्या वह लड़का वास्तव में एक मार्शल जनरल क्षेत्र का किसान है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह यिन यांग परत के एक साधक से भी अधिक क्रूर है। किसी ने फुसफुसाया
उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। निषिद्ध स्थान में हर किसी की धार्मिक शक्तियां सील कर दी गई थीं। शारीरिक शक्ति के मामले में साधना का स्तर जितना मजबूत होगा, शारीरिक शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन रुद्रसेन ने वीरगिरी आर्य को कुचलने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया था। उन्होंने गलती से सोचा था कि रुद्रसेन वीरगिरी आर्य को कुचलने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन रुद्रसेन ने अपने साधना स्तर को छिपा लिया था। केविन के कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। वह थोड़ा सा भौं से कोड़ गया। जतिन की आंखें ठंडी थीं। उन्होंने भी उन्हें तेजी से देखा। सिल्वर हेड क्लान की 3 युवा प्रतिभाओं ने उन्हें उदासीनता से देखा। वैन जियान संप्रदाय के 3 मजबूत साधक एक दूसरे से फुसफुसाए। ईशानी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। चांदनी ने फुसफुसाया, इस आदमी की शारीरिक शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है, और वह बल को संघनित भी कर सकता है? क्या राक्षसी आदमी है? वह रुद्रसेन को लंबे समय से जानती थी, इसलिए वह जानती थी कि रुद्रसेन का साधना स्तर मार्शल जनरल के क्षेत्र में था। वह निश्चित रूप से यिन यांग परत पर नहीं था। चूंकि वह रुद्रसेन के साधना स्तर के बारे में जानती थी, इसलिए वह और भी अधिक चकित थी। लड़के, मैं यूहुआ सेलेस्टियल राजवंश का राज परिवार का सदस्य हूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम... वीरगिरी आर्य ने अपने दांत पीसे। वह रुद्रसेन को धमकी देना चाहता था, लेकिन रुद्रसेन ने उसके चेहरे पर कदम रख दिया। रुद्रसेन ने शाप दिया, तुम यूहुआ सेलेस्टियल राजवंश के राज परिवार का सदस्य कहलाने की हिम्मत कैसे करते हो? यूहुआ सेलेस्टियल राजवंश अमर महाद्वीप का एक प्राचीन राजवंश है। राज परिवार का प्रत्येक सदस्य पुरुषों में ड्रैगन या फीनिक्स है। अपने आप को देखो, तुम ऊपर से नीचे तक सिर्फ कमजोर हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक होने का दिखावा करते हो? मैंने बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। ये कहते हुए उसने वीरगिरी आर्य के चेहरे पर अपने दाहिने पैर से प्रहार किया, जिससे वीरगिरी आर्य का चेहरा विकृत हो गया। इस दृश्य को देखकर कई लोगों के मुंह के कोने भयानक रूप से हिल गए। उनकी पलकें भी भयानक रूप से फड़क गईं। ये बच्चा वास्तव में बहुत निर्दयी था। उसने वास्तव में आर्ययी का खंडन करने के लिए इस तरह का बहाना बनाया। यदि यूहुआ अमर राजवंश को इसके बारे में पता होता, तो वे इसके खिलाफ कदम उठाने में बहुत शर्मिंदा होते। नहीं तो क्या वे यह नहीं कह रहे होते कि यूहुआ अमर राजवंश ने एक बेकार को पोषित किया? वीरगिरी आर्य और भी उग्र हो गए। वह एक घूंट खून थूकने ही वाला था कि रुद्रसेन ने उस पर कदम रख दिया और उसे पेट में वापस कर दिया। उसका पूरा शरीर भयानक रूप से हिल गया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जल्द ही मर जाएगा। रुद्रसेन ने वीरगिरी आर्य को लात मारकर उड़ने के लिए भेज दिया। वीरगिरी आर्य ने अपने सीने से एक घूंट खून उगला और फिर से जिंदा हो गया। लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीरगिरी आर्य का चेहरा विकृत हो गया जैसे ही वह दहाड़ा और रुद्रसेन की ओर दौड़ा। रुद्रसेन ने अपना पैर उठाया और आर्य जियांग को लात मार दी। क्रैक क्रैक। वीरगिरी आर्य की कई हड्डियां टूट गई थीं। वह जमीन पर गिरा और सांस लेने के लिए हाँफने लगा। यदि तुम मुझे फिर से उकसाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुद्रसेन का मुंह फड़क गया। सभी लोगों ने उनके सामने जो हो रहा था उसे आश्चर्य से देखा। वीरगिरी आर्य टॉप क्लास का टैलेंट था, लेकिन अब वह पीट पीट कर मारा जा चुका था। वीरगिरी आर्य रुद्रसेन से पूरी तरह नफरत करता था, लेकिन रुद्रसेन ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे खुद को ठीक करने के लिए जगह ढूंढनी थी, नहीं तो वह सचमुच मर सकता था। वह जमीन से रेंग कर ऊपर उठा और रुद्रसेन को घृणा से घूरता रहा और चला गया। रुद्रसेन ने भौवें से कोड़ ली। इस जगह पर बहुत सारे लोग थे, वरना वह वीरगिरी आर्य को मार डालता। अन्यथा वह एक बड़ा खतरा बन जाता। हालांकि रुद्रसेन उसे मारना नहीं चाहते थे। यूहुआ सेलेस्टियल राजवंश ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह भड़का सके। वीरगिरी आर्य के जाने के बाद सभी लोगों ने रुद्रसेन से नजरें हटा लीं। वे सभी गुप्त रूप से रुद्रसेन के खिलाफ सतर्क थे, क्योंकि रुद्रसेन की ताकत बहुत आश्चर्यजनक थी। चाहे उनकी साधना का स्तर क्यों न हो, उनकी युद्ध क्षमता हर किसी को धमकी देने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए कई लोग रुद्रसेन से डरते थे। बूम! जतिन ने आगे चलना जारी रखा। वह यह नहीं भूला था कि उसका लक्ष्य 9 ड्रैगन फ्रूट था। जहां तक रुद्रसेन और वीरगिरी आर्य के बीच की लड़ाई का सवाल है, यह सिर्फ एक छोटा अंतराल था। अन्य लोग भी निषिद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर चलते रहे। वे जितने गहरे गए, दबाव उतना ही भयानक था। दर्जन मीटर चलने के बाद रुद्रसेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्राचीन पर्वत उन पर दबाव डाल रहा हो। उनके लिए हिलना डुलना बेहद मुश्किल था। कचाक कचाक। कुछ लोग पहले ही झटका खा चुके थे और उनके शरीर से कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह सिल्वर हेड क्लान का एक प्रतिभा था। वह पहला व्यक्ति था जो दबाव सहन नहीं कर सका।
यह यिन यांग परत का एक प्रतिभा है, रुद्रसेन ने बुड़बुड़ाया। सिल्वर हेड क्लान के 3 कृषक यिन यांग परत के कृषक थे। वे बेहद मजबूत थे, लेकिन अब वे अपनी सीमा तक पहुंचने वाले थे। रुद्रसेन आश्चर्यचकित था। कई लोग गंभीर लग रहे थे, उन पर भी भारी दबाव था। दबाव सिल्वर हेड क्लान से कमजोर नहीं था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से मजबूत थे। देखो, हमारे सामने एक तालाब है, आश्चर्य से किसी ने चिल्लाया। हालांकि सफेद कोहरा था, फिर भी उन्हें अपने सामने एक तालाब दिखाई दे रहा था। हर कोई उत्साहित था। क्या वे अंततः 9 ड्रैगन फ्रूट तक पहुंचने वाले थे? ये एक 9 ड्रैगन फ्रूट था। ये किसी के जीवन को लंबा खींच सकता है और उसके शरीर को वापस विकसित कर सकता है। 9 ड्रैगन फ्रूट्स किसी की युवावस्था को बहाल कर सकते हैं और किसी को दूसरा जीवन जीने की अनुमति दे सकते हैं। वो किस तरह का भयानक औषधीय प्रभाव था? कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। यहां तक कि चांदी के बालों वाले कबीले के प्रतिभाएं जो घायल हो गई थीं, हार नहीं मानना चाहती थीं। हर कोई गहराई में अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कच्चा कच्चा। बहुत जल्द ही शवों के टूटने की आवाज फिर से हवा में फैल गई। इस बार ये 10,000 तलवार संप्रदाय की एक प्रतिभा थी। उसका शरीर भी फट रहा था। हर कदम बेहद मुश्किल था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद कुछ और लोगों के शरीर फट गए और खून बह निकला, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। वे सभी अपने दांत पीस लिए और चलते रहे। 9 ड्रैगन फ्रूट उनसे ज्यादा दूर नहीं था। वे 9 ड्रैगन फ्रूट तक पहुंचने वाले थे। उस पल में हार मान लेना अफसोस की बात होगी। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। वो भी भारी दबाव में था, लेकिन उसे लगा कि वो अभी भी इसका सामना कर सकता था। उन्हें अपने शरीर को तड़का लगाने के लिए प्राचीन ड्रैगन एस्क्यू हाथी फॉर्मूला को धन्यवाद देना पड़ा। बेशक थंडर कैवर्न में रुद्रसेन का जीवन भी बेहद कठिन रहा था। कचा कचा। चांदी के बालों वाले कबीले के शरीर से युवा प्रतिभा और ज्यादा टूट रही थी। वो चीनी मिट्टी के एक टुकड़े की तरह लग रहा था जो टूटने वाला था। हालांकि उसी समय उसके शरीर से एक चांदी की रोशनी निकली और उसने उसे ढक लिया, जिससे उसका शरीर और अधिक टूटने से बच गया। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। क्या ये चांदी के बालों वाले कबीले की जन्मजात क्षमता थी? नहीं। हालांकि ये इसी समय था कि एक अत्यंत भयभीत चीख सुनाई दी। ये असंख्य तलवार संप्रदाय की एक प्रतिभा से था। उसने अपने शरीर को देखा जो डरावनी तरह से टूट रहा था। अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। जैसे ही असंख्य तलवार संप्रदाय के उस प्रतिभा का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, उसकी मौके पर ही मौत होने से खून बहने लगा। छोटा भाई! असंख्य तलवार संप्रदाय के अन्य 2 प्रतिभाएं दुख में चिल्ला उठीं। उनके छोटे भाई की मृत्यु उनके बगल में ही हो गई थी, लेकिन वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। इतने सालों तक एक साथ खेती करने के बाद उनके दिमाग में अतीत की यादें उभर आईं। अब जबकि उनके छोटे भाई का शरीर कीमे में बदल गया था और इस तरह के दुखद तरीके से मर गया था, तो उन्हें अतुलनीय दर्द महसूस हुआ। रुद्रसेन ने मन ही मन सोचा, उस चांदी वाले व्यक्ति में नस्लीय प्रतिभा थी। एक चांदी की रोशनी ने उसके शरीर की रक्षा की, इसलिए वो नहीं मरा। लेकिन हम इंसानों में नस्लीय प्रतिभा नहीं है, इसलिए असंख्य तलवार संप्रदाय की प्रतिभा मौके पर ही मर गई। कितना दुख है! रुद्रसेन ने साधना की कठिनाई को महसूस किया। ये कांटों और खतरों से भरा रास्ता था। थोड़ी सी भी लापरवाही शाश्वत अभिशाप का कारण बन सकती थी। अन्य लोग चलते हुए उदासीन दिखे। सिर! रुद्रसेन ने असंख्य तलवार संप्रदाय की प्रतिभा का सिर उठाया, क्योंकि वो रुद्रसेन से ज्यादा दूर नहीं गिरा था। ये शायद उस प्रतिभा का सबसे अच्छा संरक्षित हिस्सा था। उसने असंख्य तलवार संप्रदाय की प्रतिभाओं में से एक को सिर सौंप दिया। धन्यवाद। किसान का दिल टूट गया। मेरी संवेदनाएं। रुद्रसेन ने उसके कंधे पर थपथपाया और मुश्किल से चलता रहा। असंख्य तलवार संप्रदाय के 2 प्रतिभाएं अपने छोटे भाई की मृत्यु से बहुत प्रभावित हो गईं, इसलिए वो अब और नहीं टिक सके। गहराई में जाने के लिए उन्हें न केवल एक मजबूत शारीरिक शरीर की आवश्यकता थी, बल्कि उन्हें एक मजबूत इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता थी। अब जबकि उनकी इच्छा शक्ति उनके छोटे भाई की मृत्यु से हिल गई थी, तो उन्होंने आखिरकार पीछे हटने का निर्णय लिया। बाकी लोग जंगल में गहराई तक चलते रहे। एक भयानक दबाव ने रुद्रसेन को घेर लिया और उसे लगा कि उसकी कमर मुड़ गई है। उसका पूरा शरीर दर्द में था। इस तरह का दबाव एक व्यक्ति को ढहने के लिए पर्याप्त था, लेकिन रुद्रसेन ने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ रहा। वो हार नहीं मानना चाहता था। मेरा शरीर! प्रतिभाओं में से एक की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचने वाला है। उसने असंख्य तलवार संप्रदाय की प्रतिभा के बारे में सोचा, जो दुखद रूप से मर गया था, और उसका मन अचंभे में था।
बैंग। जिस क्षण उसने अपने दिमाग को आराम दिया, उसे निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में भयानक दबाव से उड़ा दिया गया। उसने हवा में 3 मुख खून उगल दिया। उसका सार, क्यूई और आत्मा कपकपा गई। वो अब और नहीं रुक सकता था और केवल पीछे हटने का विकल्प चुन सकता था। उसने कहा, ऐसे समय में किसी की इच्छा को नहीं हिलाया जा सकता। एक बार जब ये हिल जाता है तो परिणाम उस कृषक के समान होंगे और वे निश्चित रूप से निषिद्ध क्षेत्र की भयानक शक्ति से बह जाएंगे। रुद्रसेन बड़बड़ाया। उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ रहा। हालांकि ये बेहद कठिन था, लेकिन वो फिर भी गहराई की ओर कदम बर कदम चलता रहा। बैंग, बैंग। इस समय एक विशेषज्ञ का शरीर आधा फट गया। उसे एक भारी झटका लगा और उसका शरीर निषिद्ध क्षेत्र के दबाव का सामना नहीं कर सका। वो कराहा और जल्दी से इस खंड को टालते हुए पीछे हट गया। कितनी शक्तिशाली निषिद्ध जगह है, रुद्रसेन बड़बड़ाया। उसे डर महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय उसकी निगाहें और भी दृढ़ हो गईं। 20 मीटर की छोटी दूरी में कई लोगों को हटा दिया गया। उदाहरण के लिए 2 चांदी के बालों वाले प्रतिभाएं, 3 मध्यम वर्षीय कृषक और अन्य सभी को हटा दिया गया और अंत में केवल 9 लोग रह गए और निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में प्रवेश किया। हालांकि जो लोग अंत तक जिंदा रहने में सक्षम थे, वे निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली लोग थे। अंत में रुद्रसेन निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में पहुंचा। अंत में जो लोग दृढ़ थे, वे भी निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में पहुंचे। निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में एक तालाब था। यह बहुत ही असामान्य था। अंदर की मिट्टी आश्चर्यजनक रूप से सुनहरी थी। रुद्रसेन को नहीं पता था कि उसके लिए इस तरह की मिट्टी होना किस तरह की मिट्टी थी। ये सुनहरी रेत है। ऐसा कहा जाता है कि ये अमर दुनिया के आकाश गंगा से आता है। ईशानी बड़बड़ाई। बेशक ये सिर्फ एक अफवाह थी। ये कहना मुश्किल था कि ये सच है या नहीं। उस समय लोगों ने रुद्रसेन को कूदते हुए देखा और बड़ी मात्रा में सुनहरी रेत खोदना शुरू कर दिया। क्योंकि इस स्थान पर सुनहरी रेत इकट्ठा करने के लिए आध्यात्मिक छल्लों का उपयोग करना कठिन था, इसलिए रुद्रसेन ने अपनी जैकेट उतारी और उसमें सुनहरी रेत डाल दी। फिर उसने जैकेट अपने ऊपर रख लिया। वो छोटा लड़का क्या कर रहा है? कई लोगों के मुंह वे हंसक रूप से फड़कने लगे। क्या तुमने ये नहीं कहा कि ये अमर दुनिया से है? मैं कुछ इकट्ठा करूंगा, शायद मैं इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता हूं। रुद्रसेन मुस्कुराया। सबने अपनी आंखें मल ली। वे सभी कुलीन जन्म के थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन की तरह नहीं होंगे और बेचने के लिए सुनहरी रेत इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा वे अपनी जैकेट उतारकर सुनहरी रेत बाहर नहीं निकाल सकते थे। ये शर्मनाक होगा। हालांकि रुद्रसेन ने ऐसा नहीं सोचा। वो स्पष्ट रूप से वास्तव में इसे बेच नहीं रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुनहरी रेत पौराणिक अमर दुनिया से आया था या नहीं। हालांकि रुद्रसेन एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट थे कि सुनहरी रेत निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में पाई गई थी। ये सुनहरी रेत के मूल्य को साबित करने के लिए पर्याप्त था। ये निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना था। शायद इसमें जो शक्ति थी वो लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। चंद्रमा ने भौहें चढ़ा ली। यहां 9 ड्रैगन फ्रूट नहीं है। सबने तालाब की ओर देखा। जतिन ने धीरे से कहा, शायद ये यहां नीचे है। सभी चौंक गए और तालाब में कूद पड़े। अब उन्हें जीनियस या प्रतिभाओं के रूप में अपनी स्थिति की परवाह नहीं थी। उन सब ने तालाब में सुनहरी रेत खोदना शुरू कर दिया। वे 9 ड्रैगन फ्रूट को खोदना चाहते थे। सभी ने सुनहरी रेत खोदी। अचानक नीचे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। तालाब के तल पर 9 छोटे सुनहरे ड्रैगन पड़े थे। वे अब जाग गए थे। स्वर्ग। 9 ड्रैगन फ्रूट 9 छोटे सुनहरे ड्रैगन में बदल गया। क्या ये स्वर्ग को धता बताने की कोशिश कर रहा है? हर कोई आश्चर्य से चिल्लाया। वे सभी 9 छोटे सुनहरे ड्रैगन पर टूट पड़े। दहाड़। उस समय 9 छोटे सुनहरे ड्रैगन ने जोर से ड्रैगन की दहाड़ छोड़ी और अपनी पूंछ घुमाते हुए आकाश में उड़ गए। धमाका धमाका धमाका। हर कोई छोटे सुनहरे ड्रैगन से बह गया था। ये 9 छोटे सुनहरे ड्रैगन साधारण नहीं थे। उनके पास आश्चर्यजनक ताकत थी। सभी को दूर करने के बाद 9 छोटे सुनहरे ड्रैगन जल्दी से बाहर भाग गए। अच्छा नहीं, सभी के हाव भाव बदल गए। वे छोटे सुनहरे ड्रैगन से अलग थे। छोटे सुनहरे ड्रैगन निषिद्ध स्थान से प्रभावित नहीं थे, लेकिन रुद्रसेन और अन्य लोगों को दबा दिया गया था। यदि वे बच गए तो वे छोटे सुनहरे ड्रैगन को नहीं पकड़ पाएंगे। हर कोई छोटे सुनहरे ड्रैगन का पीछा कर रहा था। रुद्रसेन ने एक छोटे से सुनहरे अजगर पर ताला लगाया, लेकिन निषिद्ध स्थान का दबाव बहुत अधिक था। वह पकड़ नहीं सका। रुद्रसेन के हाव भाव उदास थे। क्या उसे सचमुच में छोटे सुनहरे अजगर को भागने देना था?
रुद्रसेन को अचानक अपनी आत्मा तलवार के बारे में याद आया। वह नहीं जानता था कि वह इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है या नहीं। एक विचार के साथ उसने अपनी आत्मा तलवार को सक्रिय कर दिया। रुद्रसेन की खुशी के लिए वह सफल हुए। उन्होंने एक छोटे से सुनहरे अजगर को मारा और उसे सुनहरे फल में बदल दिया। रुद्रसेन ने जल्दी से उड़ान भरी और उसे पकड़ लिया। जब अन्य लोगों ने देखा कि रुद्रसेन ने एक आत्मागुप्त तकनीक का उपयोग किया है और एक 9 ड्रैगन फ्रूट प्राप्त किया है, तो वे चौंक गए। उन्होंने आत्मागुप्त तकनीकों का भी उपयोग किया और छोटे सुनहरे ड्रैगन पर हमला किया। ये लोग बड़े गुटों से थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आत्मागुप्त तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाता है। हालांकि छोटे सुनहरे ड्रैगन अलग थे। ऐसा लग रहा था कि उनका अपना दिमाग था। सुनहरी रोशनी आकाश में उड़ गई और उन्होंने ढक लिया, जिससे आत्मा के हमलों को अवरुद्ध कर दिया। उसके बाद छोटे सुनहरे ड्रैगन निषिद्ध स्थान के विभिन्न कोनों में पहुंचे और गायब हो गए। कुछ लोग उन्हें खोजने गए, जबकि अन्य रुद्रसेन को ठंड से देखने लगे। बच्चे, आप 9 ड्रैगन फ्रूट अकेले नहीं ले सकते। आप इसे हमारे साथ साझा क्यों नहीं करते? एक प्रतिभाशाली ने कहा। उन्होंने आगे बढ़कर रुद्रसेन पर दबाव डाला। वह एक प्राचीन पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी थे। 2 अन्य प्रतिभाओं और एक अधर्वैष्ट व्यक्ति ने आगे बढ़कर रुद्रसेन को घेर लिया। एक 9 ड्रैगन फ्रूट का सार कई भागों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त है। भाई, आपको इसे हमारे साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? युवा प्रतिभा ने उदासीनता से कहा। यदि रुद्रसेन ने इनकार करने की हिम्मत की तो वे एक साथ उस पर हमला करेंगे। रुद्रसेन में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई ऐसा नहीं करेगा। जतिन, कविन, चांदनी और अशानी सभी निषिद्ध स्थान के सफेद मोह में प्रवेश कर गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। जाहिर है वे उन छोटे सुनहरे ड्रैगन की तलाश करने जा रहे थे जो बच गए थे। हालांकि उन्हें खोजने की संभावना कम थी, लेकिन वे किसी और के फल चुराने जैसा कुछ नहीं कर सकते थे। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, क्या आप सभी इतने उदार हैं? आपको 9 ड्रैगन फ्रूट नहीं मिला तो आप इसे किसी और से चुराना चाहते हैं? चाहे कुछ भी हो, आप सभी प्राचीन संगठनों के उत्तराधिकारी हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि ऐसा करने के लिए लोग आप पर हंसेंगे? क्या आपको डर नहीं लगता कि आप अपने पीछे के प्राचीन संगठनों को शर्मिंदा करेंगे? स्वर्ग का मार्ग उन लोगों से लेना है जो कमी में है, उनकी पूर्ति करने के लिए। मनुष्य का मार्ग उन लोगों से लेना है जो अधिक मात्रा में है, उनकी कमी में पूर्ति करने के लिए। पश्यकारियों की दुनिया परस्पर धोखे का स्थान है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आकाश अभिमानों में से एक ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उपहास किया। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, यह एक अच्छा कारण है। अंत में कश्यकारियों की दुनिया जंगल के कानून का पालन करती है। यह क्रूर लगता है, लेकिन यह प्रकृति का नियम है। अधर्वैष्ट कश्यकारी ने कहा, चूंकि आप कश्यकारियों की दुनिया के नियमों को समझते हैं, इसलिए आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप हमसे बच सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, रुद्रसेन ने हमला कर दिया। वह तुरंत अधर्वैष्ट कश्यकारी की ओर बढ़ गए। बच्चे, क्या तुम मरना चाहते हो? अधर्वैष्ट कश्यकारी ने उपहास किया। वह बिल्कुल भी नहीं डरा था। उन्होंने रुद्रसेन पर घूंसा मारा। बैंग 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 बैंग। उन दोनों ने जल्दी से 4 घूंसे मारे। यह शारीरिक शक्ति की लड़ाई थी। घूंसे मांस पर लगे और टक्कर की आवाज भारी और शक्तिशाली थी। 4 घूंसे मारने के बाद रुद्रसेन और अधर्वैष्ट का शिकारी दोनों 3 कदम पीछे हट गए। रुद्रसेन ने थोड़ी भौहें चढ़ा ली। यह अधर्वैष्ट का शिकारी असाधारण रूप से मजबूत था। वह वीरगिरी आर्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसे रुद्रसेन ने पहले हराया था। अच्छा बच्चा, कोई आश्चर्य नहीं कि वीरगिरी आर्य तुमसे हार गया। तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली शारीरिक बॉडी है। अधर्वैष्ट का शिकारी की अभिव्यक्ति डूब गई। अधर्वैष्ट का शिकारी एक ढीला का शिकारी था। उसका नाम लियू युवानचेंग था। हालांकि वह एक ढीला का शिकारी था, लेकिन वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। वह पहले ही यिन यांग दायरे के शिखर पर पहुंच गया था। इसलिए रुद्रसेन ने वास्तव में उनके हमले को रोक दिया, जिससे वह असामान्य रूप से चौंक गए। जिस विलक्षण व्यक्ति ने सबसे पहले शत्रुता दिखाई और रुद्रसेन को धमकी दी, उसका नाम मनवर था। अन्य 2 के लिए उनमें से एक का नाम चिराग था और दूसरे का नाम सोमा था। वे सभी प्राचीन परिवारों से थे। मनवर ने ठंडे स्वर में कहा, चलो एक साथ हमला करते हैं और इस बव्वा से छुटकारा पाते हैं। वह चांदनी से परिचित है और हम नहीं जानते कि उसके और अन्य लोगों के आने के बाद क्या होगा। दूसरों ने भी सिर हिलाया। 4 विशेषज्ञ 4 दिशाओं में विभाजित हो गए और रुद्रसेन पर हमला कर दिया। यद्यपि रुद्रसेन का शारीरिक द्रव्यमान काफी मजबूत था, लेकिन 4 लोगों के हमलों का सामना करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन था। हालांकि रुद्रसेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाया।
उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी। एक विचार के साथ रुद्रसेन ने आदिम संती महाराज क्योंगसी के अवतार के साथ संबंध स्थापित किया। दहाड़, एक गगनचुंबी दहाड़ के साथ आदिम संती महाराज क्योंगसी के अवतार को रुद्रसेन द्वारा बुलाया गया। विशाल क्योंगसी ने तुरंत मनवर और अन्य दो पर झपट्टा मारा। साथ ही रुद्रसेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह जल्द से जल्द अध्रवैष्ट का शिकारी से छुटकारा पाना चाहता था। इस तरह मनवर और अन्य दो से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। क्या यह एक अवतार है? मनवर और अन्य दो चौंक गए। अवतारों को रिफाइन करना एक तृष्णा भारी था। यहां तक कि वे ऐसा करने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन रुद्रसेन वास्तव में ऐसा करने में सफल हुए थे। इससे वे चौंक गए, लेकिन फिर उन तीनों ने उपहास किया। मनवर और अन्य दो को अपने आप पर बहुत भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि वे रुद्रसेन के अवतार से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच मारपीट के बाद मनवर और अन्य दो चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके दोनों के संयुक्त हमले तोड़ने में असमर्थ थे। इसके बजाय अवतार ने उन्हें अपने पंजे के स्वाइप से उड़ा दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकी और वे फिर से आगे बढ़े, आदिम संती महाराज क्योंगसी के अवतार से छुटकारा पाना चाहते थे। इसी समय रुद्रसेन आदिबीट की ओर दौड़े। वह जल्दी से अंदर घुसे और आदिबीट पर घूंसा मारा। बच्चे, तुम खामियों से भरे हो, आदित्य ने उपहास किया। स्वाभाविक रूप से वो एक नज़र से रुद्रसेन के शरीर की खामियों को देख सकता था। आदित्य ने रुद्रसेन पर हथेली पर प्रहार किया। बैंग! ये प्रहार रुद्रसेन के शरीर पर भारी पड़ा। आदित्य ने सोचा कि रुद्रसेन को हथेली के प्रहार से आधा पीट दिया जाएगा, लेकिन रुद्रसेन ने उनके आक्रमण को रोक दिया। आदित्य चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन का भौतिक शरीर इतना मजबूत होगा कि वो उनसे एक झटका लेने के बाद ठीक हो जाएंगे। मेरी बारी है, रुद्रसेन ने आदित्य पर व्यंग किया और मुक्का मारा। बैंग! जोरदार मुक्का आदित्य के सीने पर भारी पड़ा। कचा! आदित्य ने रुद्रसेन के आक्रमण को लिया और रुद्रसेन के मुक्के से उड़ गए। वाओ! आदित्य को हवा में खून की खांसी हुई। वो 1 दर्जन मीटर दूर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। उसकी छाती ढह गई थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अच्छा नहीं। मनवर, चिराग और सोमा के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन आदित्य को इतनी जल्दी हरा पाएंगे। आदित्य उन चारों में सबसे मजबूत थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। ये बच्चा बेहद अजीब था। उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत सारी तरकीबें थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी साधना के स्तर को छिपा रहा था? हालांकि मनवर और अन्य लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था। रुद्रसेन का साधना स्तर वास्तव में ऊंचा नहीं था। रुद्रसेन पहले ही दौड़ पड़े थे। उसने सोमा पर लॉक लगा लिया और क्रूर हमला किया। उसने अपना बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइन पर अपनी जान से लड़ रहा हो। मैं इस क्लोन से निपटूंगा। आप दोनों इस बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, मनवर चिल्लाया। उन्होंने क्योंग क्यूई क्लोन पर हमला किया, जबकि चिराग और सोमा ने रुद्रसेन का सामना किया। रुद्रसेन को उन पर हमला करने की पहल करते हुए देखकर सोमा उदासीन दिखे और उन्होंने रुद्रसेन पर हमला कर दिया। चिराग ने रुद्रसेन के पीछे जाकर रुद्रसेन पर हमला कर दिया। हे, ये बच्चा चकमा नहीं दे रहा है। चिराग हैरान था, लेकिन फिर वो क्रूरता से मुस्कुराया। उनकी राय में रुद्रसेन मौत की दावत ले रहे थे। बैंग! रुद्रसेन और सोमा के बीच मारपीट हुई। रुद्रसेन ने सोमा को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और सोमा के सीने की ओर मुक्का मारा। सोमा का हमला बहुत तेज था। उनका मुक्का रुद्रसेन के शरीर पर लगा। शारीरिक शक्ति की लड़ाई में कोई तकनीक शामिल नहीं थी। सोमा आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराई, लेकिन एक क्षण बाद उसकी आंखें डर से भर गईं। रुद्रसेन बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहे थे। कुछ ही देर बाद रुद्रसेन का मुक्का सोमा के सीने पर लगा। कचा! रुद्रसेन के मुक्के से सोम की छाती टूट गई। उसे उड़ाया जा रहा था। जमीन पर गिरने से पहले लगातार 3 बार खून बह रहा था। रुद्रसेन के आक्रमण से सोम को आधा पीट कर मार दिया गया था। उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं थी। इस समय चिराग पहले ही रुद्रसेन के पीछे आ चुके थे और रुद्रसेन की ओर मुक्का मार रहे थे। इस समय रुद्रसेन के पास कोई बचाव नहीं था, इसलिए वो चिराग के हमले को डटकर ही ले सकते थे। एक जोरदार धमाके के साथ चिराग के हमले ने रुद्रसेन के शरीर पर जोरदार प्रहार किया और एक शक्तिशाली बल तुरंत फूट पड़ा। चिराग के चेहरे पर ठंडे भाव दिखाई दे रहे थे। उनकी राय में बिना किसी बचाव के रुद्रसेन की हत्या ना हुई तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। लेकिन किसने सोचा होगा कि चिराग के हमले की चपेट में आने के बाद रुद्रसेन का शरीर थोड़ा सा ही लड़खड़ाया। चिराग का आक्रमण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ये सिर्फ एक शारीरिक हमला था और वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग रुद्रसेन से निपटने के लिए, एक दिव्य क्षमता गालने के लिए नहीं कर सकता था। इसलिए इससे रुद्रसेन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रुद्रसेन अचानक मुड़ा और ठंडे चेहरे से चिराग की ओर देखा। पोते, तुमने मुझे एक बार मारा, ये युवा मास्टर तुम्हें 10 मुक्के लौटाएगा।
जैसे ही उनकी आवाज गिरी, रुद्रसेन चिराग की ओर दौड़ पड़े। तुम, असंभव! चिराग डर से चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी आंखों से जो देखा वो असली था। अभी अभी उसने अपनी लगभग 100% शक्ति का उपयोग इस बव्वे के शरीर को बेरहमी से विस्फोट करने के लिए किया था। वो वास्तव में ठीक था। धरती पर इस बव्वे ने अपने भौतिक शरीर की खेती कैसे की? चिराग डर से कांप रहा था। रुद्रसेन पहले ही उसके सामने दौड़ पड़े थे। वो बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। उसने सिर्फ चिराग की ओर मुक्का मारा। चिराग ने दांत पीस लिए और रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। बैंग! दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जोरदार प्रहार किया। एक मंद और शक्तिशाली टक्कर की आवाज निकली। ये पूरी तरह से मांस की मांस से टक्कर थी। विस्फोटक शक्ति से भरपूर था। चिराग को रुद्रसेन द्वारा 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वो पहले ही पीछे हटने का इरादा दिखा चुका था। इतना असामान्य जीवन, वो बिल्कुल भी मैच नहीं था। इस तरह के जीवन और मृत्यु की लड़ाई में पीछे हटने का थोड़ा सा भी इरादा कैसे हो सकता है? एक बार पीछे हटने का इरादा पैदा हो जाता है तो उसकी लड़ने की भावना तुरंत बिखर जाएगी और उस समय उसकी युद्ध शक्ति तेजी से कम हो जाएगी। दूसरी ओर रुद्रसेन और भी साहसी हो गया। वो आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली जो चिराग को ढक लिया। रुद्रसेन तेजी से चिराग की तरफ पहुंचे। उन्होंने एक के बाद एक पंच चिराग की तरफ मुक्का मारा। दोनों पक्ष लगातार 10 से अधिक बार एक दूसरे से टकराए। अंत में रुद्रसेन को मौका मिला। उनकी मुट्ठी चिराग की ठुड्डी पर लगी। उनका चेहरा लगभग टूट गया। उनका शरीर उल्टा उड़ गया। रुद्रसेन ने उछलते हुए अपने पैर से लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ ही रुद्रसेन का पैर चिराग के पेट में जोरदार तरीके से टकराया। चिराग का शरीर एक तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ भेजा गया था। उसने हवा में खून की उल्टी की, जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। ये कैसे संभव है? मनवर, जो रुद्रसेन के क्योंग क्यूई क्लोन से लड़ रहे थे, ने देखा कि रुद्रसेन ने सोमा से इतनी जल्दी निपट लिया था। चिराग और चिराग के चेहरे बेहद उदास हो गए। क्योंग क्यूई क्लोन को पखाड़ने के बाद मनवर बाहर निकल आया। जाहिर है कि वो यहां रुद्रसेन से लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि रुद्रसेन निषिद्ध स्थान में एक अजेय अस्तित्व थे, लेकिन एक बार जब वो निषिद्ध स्थान से बाहर हो गए तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इस बव्वे को इतनी आसानी से कुचल सकते थे जितनी आसानी से एक चींटी को कुचलने की। मनवर का विचार बुरा नहीं था, लेकिन रुद्रसेन ने मनवर को मौका नहीं दिया। उसकी गति मनवर से तेज थी। कुछ ही समय में रुद्रसेन ने मनवर को पकड़ लिया था। उसकी मुट्ठी उसकी ओर उड़ रही थी। मनवर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन की गति इतनी तेज होगी। रुद्रसेन के हमले का सामना करते हुए मनवर के पास रुद्रसेन से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी मुट्ठी रुद्रसेन की ओर उड़ रही थी। रुद्रसेन और मनवर के टकराने के बाद टक्कर की आवाज सुनाई दी। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब तक क्योंग क्यूई क्लोन चुपचाप मनवर के पीछे छिप गया था। अपने नुकीले पंजे लहराते हुए मनवर की ओर थप्पड़ मार रहा था। वो भयानक हमला बेहद शक्तिशाली था। इस समय मनवर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि उसने क्योंग क्यूई क्लोन को अपने पर हमला करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसने इसका अनुमान लगा लिया था। इसलिए वो भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंग क्यूई क्लोन के विशाल पंजे ने मनवर के शरीर पर बेरहमी से थप्पड़ मारा। मनवर को ऐसा लगा जैसे वो बिजली की चपेट में आ गया हो। कच्चा कच्चा। उसे नहीं पता था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट गई हैं। वो जोर से जमीन पर गिर गया और हिल भी नहीं सका। रुद्रसेन ने क्योंग क्यूई क्लोन पर अपना हाथ लहराया और क्योंग क्यूई क्लोन तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया और रुद्रसेन के शरीर में उड़ गया। इसके बाद रुद्रसेन ने मनवर की ओर ठंड से देखा, जिससे उसकी आंखों में इरादे चमक रहे थे। किसी भी मामले में यहां कोई और नहीं था, इसलिए वो इन लोगों से भी निपट सकता था। रुद्रसेन ने सोचा कि वो मनवर पर खुद को फेंक रहा था। मनवर रुद्रसेन की हत्या के इरादे को समझ सकता था और वो डर के मारे चिल्लाया, मैं एक प्राचीन परिवार से हूं। यदि तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरता हूं? रुद्रसेन की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। जैसे ही वो मनवर को मारने वाला था, फॉरबिडन स्पेस से एक ठंडी आवाज आई, बच्चा, तुम बहुत ढीठ हो। चूंकि तुमने खजाना प्राप्त कर लिया है और कुछ लोगों को घायल कर दिया है, इसलिए तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तुम वास्तव में उन्हें चुप कराना चाहते हो। जब रुद्रसेन ने वो आवाज सुनी तो वो पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक विशेषज्ञ की दिव्य धारणा निषिद्ध अंतरिक्ष में प्रवेश की थी। वो विशेषज्ञ संभवतः एक अत्यंत स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ था। ठीक है, मैं वरिष्ठ को कुछ मुंह दिखाऊंगा और इन लोगों को छोड़ दूंगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वो इतनी शक्तिशाली विशेषज्ञ को नाराज नहीं करना चाहता था। वो विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से जानता था कि उसने 9 ड्रैगन फ्रूट चुराया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो उसके लिए उसे मारना चाहता था। रुद्रसेन ने राहत की सांस ली।
अगर वो विशेषज्ञ उसे नुकसान पहुंचाना चाहता होता तो ये विनाशकारी होता। चूंकि उस व्यक्ति ने खजाने के लिए उसे नहीं मारा था, इसलिए रुद्रसेन को उसे कुछ मुंह दिखाना पड़ा और मनवर और अन्य लोगों को छोड़ देना पड़ा। रुद्रसेन बाहर उड़ गया। वो उस प्रवेश द्वार से नहीं निकला जिससे वो बाहर आया था, इसके बजाय वो एक साइड पीक के माध्यम से चला गया। वहां कम लोग थे, इसलिए भागना आसान होगा। रुद्रसेन के बाहर आने के बाद वो जंगल में गायब हो गया। बड़ी बहन, देखो, ये वैसा ही है जैसा आपने उम्मीद की थी। वो बच्चा जिंदा निकला है। समर्थ वात्या ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सुना था कि कुछ यिन यांग क्षेत्र की प्रतिभाएं मर गई थीं, लेकिन रुद्रसेन, एक जनरल, जिंदा बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उमा ने संयोग से साइड पीक पर एक निकास की खोज की थी। भले ही ये छोटा था, लेकिन ये एक व्यक्ति के जाने के लिए काफी बड़ा था। उसने सोचा था कि अगर रुद्रसेन जिंदा निकल आए होते तो वो जरूर वहां से बाहर आ जाते। भले ही रुद्रसेन के जिंदा बाहर आने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उमा ने रुद्रसेन को फंसाने से हार नहीं मानी। इसलिए वो समर्थ वात्या और अन्य लोगों के साथ पास में इंतजार कर रही थी। उसने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन वास्तव में जिंदा बाहर आ जाएगा। उमा बहुत हैरान हुई। उसने कहा, ऐसा लगता है कि वो जल्दी में है। उसे कोई खजाना मिल गया होगा। जल्दी करो, एक उड़ने वाली शटल निकालो, हम इसका इस्तेमाल उसका पीछा करने के लिए करेंगे। ठीक है, समर्थ वात्या ने सिर हिलाया और एक हथेली के आकार की नाव निकाली। उसने अपनी ट्रू की बाली और ये जल्दी ही 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा हो गया। उमा, समर्थ वात्या और अन्य लोग नाव में कूद पड़े। ये उड़ने वाली शटल थी जिसका उल्लेख उमा ने किया था। उड़ने वाली शटल तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई और रुद्रसेन का पीछा करते हुए जंगल में गोली मारी। फॉरबिडन स्पेस की इस यात्रा से रुद्रसेन को बहुत कुछ मिला था। भले ही उसने केवल 9 ड्रैगन फ्रूट प्राप्त किया था, लेकिन ये पहले से ही स्वर्ग विरोधी था। एक महत्वपूर्ण क्षण में ये उसकी जान बचा सकता है। इसके अलावा अफवाह थी कि एक 9 ड्रैगन फ्रूट किसी के जीवन काल को 800 साल तक बढ़ा सकता है। रुद्रसेन को नहीं पता था कि ये सच है या नहीं, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि ये किंवदंती सच होनी चाहिए। यदि रुद्रसेन 9 ड्रैगन फ्रूट को परिष्कृत करते हैं तो उनका जीवन काल लगभग 1000 वर्ष तक हो जाएगा, जो तुरंत 1000 वर्ष हो जाएगा। सांसारिक दुनिया के राजाओं, राजकुमारों, शाही और अन्य लोगों को 1000 साल पुराना कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वे 1000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? उनके पास केवल कुछ दर्जन या 100 साल का जीवन काल था। केवल यिन यांग क्षेत्र के किसान ही वास्तव में 1000 साल तक जिंदा रह सकते थे। यदि रुद्रसेन 9 ड्रैगन फ्रूट को परिष्कृत करते हैं तो वो भी जीवन काल के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि रुद्रसेन इसे परिष्कृत करने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि 9 ड्रैगन फ्रूट बहुत कीमती था। इसके अलावा रुद्रसेन का मानना था कि उनकी प्रतिभा के साथ यिन यांग क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ये केवल समय की बात थी। उस समय उसे 9 ड्रैगन फ्रूट को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी और उसका जीवन काल पहले से ही 1000 वर्ष होगा। रुद्रसेन जंगल में दौड़ने वाले एक चपल वानर की तरह था। हर बार जब वो कूदता था तो 40 से 50 मीटर पार करता था। लेकिन उसी समय रुद्रसेन को गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे एक छोटी नाव तेजी से आ रही थी। वो नाव बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये क्या है? रुद्रसेन चौंक गए। एक उड़ता हुआ खजाना। बच्चा, तुम आज नहीं बच पाओगे। उड़ने वाली शटल से एक ठंडा उपहास आया। उस आवाज को सुनकर रुद्रसेन ने थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। ये समर्थ वात्या की आवाज थी। समर्थ वात्या, उमा और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। समर्थ वात्या एक तुच्छ व्यक्ति था। हालांकि उसकी खेती कमजोर नहीं थी, लेकिन वो केवल रुद्रसेन द्वारा कुचले जा सकते थे। मुख्य कारण ये था कि उमा अथाह थी। वो पहले ही मार्शल किंग राज्य में पहुंच गई थी और उसे एक उच्च स्तरीय मार्शल किंग होना चाहिए था। रुद्रसेन की वर्तमान खेती पुरातत्विक दिव्य सम्राट क्योंग कुई का क्लोन और उसकी गुप्त आत्म तकनीक एक निम्न स्तरीय मार्शल किंग से निपटने में सक्षम होनी चाहिए थी। हालांकि अगर उसे एक उच्च स्तरीय मार्शल किंग का सामना करना पड़ा तो उसे बहुत नुकसान होगा। आखिरकार रुद्रसेन की खेती अभी तक नहीं बढ़ी थी। बच्चा, एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचल दूंगा। समर्थ वात्या के साथी शिष्यों से एक उदास आवाज आई। रुद्रसेन की आंखें ठंड से भर गईं। रुद्रसेन और समर्थ वात्या के बीच संघर्ष शुरुआत में इसलिए हुआ था क्योंकि समर्थ वात्या ने रुद्रसेन और संदीप नागर पर अचानक हमला किया था और रुद्रसेन द्वारा घायल कर दिए गए थे। लेकिन समर्थ वात्या और अन्य लोग रुद्रसेन को और भी मारना चाहते थे। ये काश्तकारों की दुनिया की क्रूरता थी। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख खोले और तेजी से उड़ गए। उसके पीछे उड़ने वाली शटल भी अत्यंत तेज थी। इससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। दोनों पक्ष, एक दौड़ते हुए और एक पीछा करते हुए, जंगल के माध्यम से तेजी से उड़ गए। अपनी गति के साथ भी मैं उड़ने वाली शटल से छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसा लगता है कि ये उड़ता हुआ खजाना है। रुद्रसेन की आंखें ठंड से चमक उठीं। रुद्रसेन को नहीं पता था कि उमा, समर्थ वात्या और अन्य लोग कहां से आए थे, लेकिन रुद्रसेन एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे एक महान शक्ति से आए होंगे। बच्चा, यदि तुम रुकते हो और मुझे निषिद्ध स्थान से प्राप्त खजाना देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
इसके बारे में क्या ख्याल है? उसी समय उमा की आवाज अचानक उड़ने वाली शटल से आई। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही रुद्रसेन को हरा दिया है। रुद्रसेन उदासीन दिखे। वो चाहती थी कि वो 9 ड्रैगन फ्रूट सौंप दे। क्या इस महिला के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? धीरे धीरे अंधकारपूर्ण स्क्रीन देखते हुए रुद्रसेन का चेहरा शीतलता और मारक इरादे से भर गया। उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो जहां तक संभव होता खो जाता, क्योंकि जल्द ही तुम चाहकर भी नहीं बच पाओगे। तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो। आओ देखते हैं कि हम तुम्हें कैसे यातना देंगे जब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। समर्थ वात्या का चेहरा ऐंठने लगा। चूंकि तुम दयालुता की सराहना करना नहीं जानते, इसलिए मुझे तुम्हें बेरहमी से मारना होगा। उमा का मनोहर और सुंदर चेहरा ठंडी जान लेने के इरादे से भर गया। हालांकि ये महिला सुंदर थी, लेकिन वो एक महिला थी। उसने निर्णायक रूप से हत्या की और उसके हमले अत्यंत क्रूर थे। सनसनाहट। उड़ने वाली शटल अचानक तेज हो गई और तेजी से रुद्रसेन का पीछा किया, लेकिन रुद्रसेन और भी तेज था। उसने अभी तक अपनी सबसे तेज गति का उपयोग नहीं किया था। जब आकाश में पूरी तरह से अंधेरा था तो रुद्रसेन एक विशाल घाटी में भाग गए। आकाश में पहले से ही अंधेरा था, इसलिए बाहर दृश्यता पहले से ही बहुत कम थी, कंठ के अंदर का उल्लेख करने के लिए। इतना अंधेरा था कि कोई भी अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकता था। जब रुद्रसेन ने कंठ में प्रवेश किया तो उमा, समर्थ वात्या और अन्य लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रुद्रसेन की आभा का ट्रैक खो दिया है। वो बच्चा यहां छिपा होगा, समर्थ वात्या ने दांत पीसते हुए कहा। बूम! इस समय ऊपर से हवा के माध्यम से कुछ टूटने की आवाज आई। अरे नहीं, ये एक बहुत बड़ी चट्टान है, एक किसान घबराकर चिल्लाया। आसमान में एक विशाल चट्टान तेजी से गिर रही थी, जो उड़ते हुए शटल की ओर टकरा रही थी। ये वही बव्वा होना चाहिए। समर्थ वात्या की अभिव्यक्ति उदास थी और उन्होंने विशाल चट्टान से बचने के लिए उड़ने वाले शटल को जल्दी से नियंत्रित कर लिया। हालांकि एक के बाद एक पत्थर आसमान से गिरते गए और उड़ते हुए शटल की ओर टकराते गए। घाटी हजारों मीटर चौड़ी थी। कोई कल्पना कर सकता है कि आसमान से गिरने वाले बोल्डर्स की शक्ति कितनी भयानक होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आसमान से गिरने वाली वस्तुओं की विनाशकारी शक्ति तेजी से बढ़ जाती थी। हालांकि उड़ने वाली शटल बचती रही, फिर भी वो एक विशाल चट्टान से टकरा गई। इसका गठन नष्ट हो गया था और ये तेजी से हवा में लुढ़कने लगा। फ्लाइंग शटल एक उड़ने वाला खजाना था और इसकी ताकत ये थी कि ये बहुत तेजी से उड़ सकता था। हालांकि इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी और इसकी रक्षात्मक शक्ति भी बहुत कम थी। जब विशाल चट्टान इससे टकराई तो फ्लाइंग शटल पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसी समय रुद्रसेन पहले ही चुपके से फ्लाइंग शटल के पास पहुंच गए थे। उसने क्योंग क्यूई क्लोन जारी किया और उसे कंठ के ऊपर विशाल चट्टानों के साथ फ्लाइंग शटल पर हमला करने का आदेश दिया, जबकि उसने अंधेरे में छिपने के लिए डार्क कंसीलमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया, जो किसी भी समय फ्लाइंग शटल पर हमला करने के लिए तैयार था। अंत में विशाल चट्टान से फ्लाइंग शटल भारी क्षतिग्रस्त हो गया और ये हवा में लुढ़कने लगा। रुद्रसेन को पता था कि उसका अवसर आ गया है और वो जल्दी से हाथ में ब्लैक ड्रैगन तलवार लेकर चुपके से फ्लाइंग शटल के पास पहुंचा। फिर रुद्रसेन ने अंधेरे से बाहर कूदकर फ्लाइंग शटल पर जमकर हमला किया। रुद्रसेन की सारी ताकत उनकी तलवार में केंद्रित थी। ब्लैक ड्रैगन तलवार की भावना जागृत हो गई थी और एक गुंजायमान ड्रैगन मंत्र उत्सर्जित कर रही थी। एक कीमती हथियार, हालांकि वो रक्षात्मक हथियार नहीं था, फिर भी बेहद मजबूत था। हालांकि रुद्रसेन के हाथ में ब्लैक ड्रैगन तलवार बेहद शक्तिशाली थी। अरे नहीं, फ्लाइंग शटल के अंदर उमा और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। उमा ने आतंक में चिल्लाया, जल्दी करो और बाहर निकलो। दूसरों ने भी की बाहर महसूस की और उनके भाव भद्दे हो गए। वे फ्लाइंग शटल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झन झन। रुद्रसेन का तलवार का हमला, जिसने अपनी सारी ताकत एकत्र कर ली थी, अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया और एक मधुर ध्वनि के साथ उसने फ्लाइंग शटल पर जमकर बमबारी की। सुप्रशिक्षित फ्लाइंग शटल को ब्लैक ड्रैगन तलवार ने तुरंत नष्ट कर दिया था। इसके ऊपर की सराय में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव हुआ और रुद्रसेन ने अपने बाएं हाथ में बिजली की एक गेंद को संघनित किया और सीधे फ्लाइंग शटल में फेंक दिया। फिर उसने जल्दी से उसे बाहर धकेल दिया। बूम! अगले ही पल बिजली की गेंद फट गई और उसी समय फ्लाइंग शटल में भी विस्फोट हो गया। अतुलनीय रूप से दयनीय चीखें सुनाई दी। एक कीमती लेवल के खजाने के विस्फोट की विनाशकारी शक्ति बहुत भयानक थी। रुद्रसेन ने देखा कि फ्लाइंग शटल के अंदर के किसान कीमती लेवल के खजाने के विस्फोट के प्रभाव से तुरंत खून से लथपथ हो गए थे और कुछ टुकड़े टुकड़े भी हो गए थे। चीखें सुनाई देना अचानक बंद हो गईं और एक एक करके फटे हुए अंग अंधेरी कंठ की गहराई में गिरने लगे। क्या वे सब मर गए हैं? रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। एक विचार के साथ पुरातन दिव्य सम्राट क्योंग क्यूई का क्लोन, जो कंठ के ऊपर छिपा हुआ था, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और रुद्रसेन के शरीर में डूब गया। उसी समय एक सुनहरी लौ तेजी से दूर उड़ गई। सुनहरी लौ एक मनोहर घड़ी के चारों ओर लिपटी हुई थी और आश्चर्यजनक रूप से ये आशा थी। वो विस्फोट से नहीं मरी थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से घायल हो गई थी और वो जल्दी से दूर भाग गई। तुम्हें लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? रुद्रसेन दहाड़ने लगे और तेजी से आशा का पीछा किया। वो स्वाभाविक रूप से आशा को जाने नहीं देगा।
अगर वो अभी उससे छुटकारा नहीं पाता है तो वो उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। कष्टकारों की दुनिया षड्यंत्र और धोखे से भरी हुई थी। कभी कभी निर्दयी होना आवश्यक था। यदि आप दूसरों से सहानुभूति रखते हैं तो अक्सर बुरी तरह मरते हैं। यदि आप मर गए तो ठीक है, लेकिन आपको अपने प्रियजनों के बारे में सोचना था। क्या उन्हें फंसाया जाएगा? ज्यादातर समय हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी जीते थे। इसलिए हमें स्वतंत्रता से जीना था और लंबे समय तक जीना था। रुद्रसेन का हृदय धीरे धीरे ठंडा हो गया। वो तेजी से बढ़ा और उसके और आशा के बीच की दूरी और करीब आ गई। रात के आसमान के नीचे आशा का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। उसे एक भारी झटका लगा था और वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनके लिए रुद्रसेन के खिलाफ लड़ना मुश्किल था। आशा नफरत से भरी हुई थी। उसके पक्ष को स्पष्ट रूप से पूर्ण लाभ मिला था, लेकिन वो रुद्रसेन के हाथों पड़ गए थे। वो महसूस कर सकती थी कि उसके पीछे भयानक हत्या के इरादे ने उसे घेर लिया है। अब आशा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने हमेशा सोचा था कि युवक की साधना अधिक नहीं है, इसलिए वो खतरा नहीं है। लेकिन अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो ऐसा नहीं था। वो युवक समर्थ वात्या के चुपके हमले से घबरा गया था, लेकिन न केवल वो घायल हुआ था बल्कि वो समर्थ वात्या को घायल करने में भी कामयाब हो गया था। फिर उसने एक ऐसी जगह से वायलेट जेड स्नेक ग्रास चुरा ली जहां कई विशेषज्ञ डेमन स्नेक माउंटेन रेंज में इकट्ठे हुए थे। वो एक निषिद्ध क्षेत्र में अपनी इच्छा से आया और चला गया था, जहां एक यिन यांग विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई थी। ऐसा लगता था कि उसे कोई खजाना भी मिल गया था। भले ही उसकी साधना अधिक न हो, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल भयानक थी। उन्हें आम लोगों द्वारा कम नहीं आंका जा सकता था। अगर उन्होंने इस पर ध्यान दिया होता तो वे उससे नहीं भिड़े होते, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। आशा ने कुछ उपचार की गोलियां लीं और वो बहुत अधिक सहज महसूस कर रही थी। इन उपचार गोलियों के प्रभाव उत्कृष्ट थे, लेकिन यह बहुत अवास्तविक था कि आप कम समय में चोटों को ठीक करना और अपनी शक्ति को ठीक करना चाहते हैं। आशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या हमें एक दूसरे को मौत के लिए मजबूर करना आवश्यक है? क्या हम आज एक कदम पीछे हटते हैं? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। एक कदम पीछे हटना? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें यह शब्द कहने का हिम्मत है? तुम? आशा गुस्से में थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, भले ही मैं घायल हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं मार्शल किंग हूं। मेरी खेती तुम्हारी खेती से ऊंची है। अगर मैं वास्तव में अपने जीवन के साथ लाइन पर लड़ता हूं तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। रुद्रसेन ने कुछ भौवें चढ़ाईं। आशा ने जो कहा वो स्वाभाविक रूप से समझता था। फिर भी रुद्रसेन पीछे हटने का विकल्प नहीं चुनेंगे। आशा से निपटने का ये सबसे अच्छा मौका था। अगर वो इस अवसर से चूक गया तो दूसरा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। रुद्रसेन ने तेजी से आशा का पीछा किया। बिना कुछ कहे उसने सीधे स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट को सक्रिय कर लिया, एक घनी बिजली की शक्ति को संघनित किया और आशा पर हमला कर दिया। आशा का खूबसूरत चेहरा बेहद बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन उसकी जान लेने पर जोर देगा। आशा ने अपने पीले होंठों को थोड़ा सा काटा और अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। एक बड़ी ऊर्जा हथेली हवा में संघनित हो गई और उस बिजली की शक्ति की ओर थप्पड़ मार रही थी जो उस पर हमला कर रही थी। उसी समय आशा के शरीर की सतह पर पृथ्वी क्यूई के तार दिखाई दिए। पृथ्वी क्यूई के ये किस्में उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। रुद्रसेन को पता था कि ये पृथ्वी क्यूई थी, जो पृथ्वी क्यूई के साथ फ्यूज होने के बाद ट्रू क्यूई से अर्थ क्यूई में बदल गई थी। पृथ्वी क्यूई के पास सामान्य ट्रू क्यूई की तुलना में एक मजबूत, आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति थी। हालांकि इसकी तुलना यिन यांग दायरे के कल्टीवेटर की जादुई शक्ति से नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये ट्रू क्यूई से अतुलनीय थी। ये भी मार्शल किंग्स के लिए एक अनूठी तकनीक थी। धड़ाम! रुद्रसेन की स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट ने अपनी शक्ति दिखाई और आशा की ऊर्जा हथेली को तोड़ दिया। हालांकि आशा शक्तिशाली थी, फिर भी वो घायल थी। वो कितनी ताकत दिखा सकती थी? 10%, 20% या 30%? वर्तमान आशा रुद्रसेन की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। आशा की ऊर्जा हथेली को तोड़ने के बाद आकाश अत्याचारी बिजली कला द्वारा संघनित बिजली की शक्ति ने आशा के शरीर को बहा दिया। आशा बह गई थी, लेकिन उसके चारों ओर की पृथ्वी क्यूई ने उसकी रक्षा की, इसलिए उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस तरह के एक मजबूत प्रभाव ने अभी भी आशा को प्रभावित किया। सुन जिया का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और तेजी से आगे बढ़ गई। रुद्रसेन ने तेजी से आशा का पीछा किया। रुद्रसेन ने कहा, संघर्ष क्यों? अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम मेरे जैसी नाजुक सुंदरता को मारने के लिए काफी निर्दयी हो। आप इतने ठंडे दिल के कैसे हो सकते हैं? सुन जिया ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं ठंडे दिल का हूं तो आप एक सांप हैं। रुद्रसेन ने अपने होठों को कर्ल किया। आशा जानती थी कि चाहे वो जो कुछ भी कहे, रुद्रसेन उसे जाने नहीं देगा, इसलिए उसने तेजी बढ़ाई। अचानक उसे पानी बहने की आवाज सुनाई दी। उसके सामने एक विशाल झरना दिखाई दिया और झरने के नीचे एक विशाल कुंड था। आशा की आंखें चमक उठें। वो जल्दी से नीचे दौड़ी और नीचे पूल में गिर गई। रुद्रसेन भी तेजी से पूल में घुस गए। अचानक आशा पूल से बाहर निकली।
उसका पूरा शरीर भीग गया था। उसके कपड़े उसके नाजुक शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका परफेक्ट फिगर प्रकट हो रहा था। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनकी गर्व की जुड़वा चोटियां कितनी आकर्षक थीं। तुम मर चुके हो। आशा के हावभाव उदासीन थे। उसने बार बार हाथ की सील बनाई और पूल से एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव प्रसारित हुआ। फिर एक भंवर संघनित हो गया और उन भंवरों ने सीधे रुद्रसेन को घेर लिया। स्पिरिट एरे तकनीक, आप भी एक स्पिरिट एरे मास्टर हैं? रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। आशा ने गर्व से कहा, यह सही है, मैं भी एक हाई येलो स्टेज स्पिरिट एरे मास्टर हूं। स्पिरिट एरे तकनीक जिसे मैंने संघनित की है, उसे वाटर व्हर्लपूल स्पिरिट एरे तकनीक कहा जाता है। ये पानी में एक विशाल भंवर बनाता है और भंवर में फंसे व्यक्ति को कैद कर लेता है। फिर मैं एक निश्चित रूप से हमला कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आशा की हरकतें तेज और तेज हो गई। रुद्रसेन के हाथ में भंवर भी मजबूत और मजबूत होता गया। ऐसा लग रहा था कि वो विशाल भंवर में कैद है, हिल नहीं सकता। आशा के आकर्षक चेहरे पर बेहद ठंडे भाव प्रकट हुए। वो तेजी से तैरकर रुद्रसेन की ओर बढ़ी और उसके सामने आ गई। उसने अपनी हथेली से रुद्रसेन पर हमला किया, इस बात का फायदा उठाना चाहती थी कि रुद्रसेन को भंवर के द्वारा कैद किया गया था। हालांकि जैसे ही आशा खुद से बेहद प्रसन्न थी और उन्होंने सोचा कि वो सफल होने वाली हैं, अचानक रुद्रसेन को कैद करने वाला भंवर सीधे ढह गया। अगले ही पल आशा को महसूस हुआ कि उसके शरीर के चारों ओर धागे लिपटे हुए हैं। आशा ने हिंसक रूप से संघर्ष किया, लेकिन वो जितना अधिक संघर्ष करती थी, वो उतनी ही कस जाती थी। अब वो हिल भी नहीं सकती थी। वो अंत में डर कर चिल्लाई, नहीं, ये कैसे संभव है? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे अब एक गहन स्टेज स्पिरिट एरे मास्टर होना चाहिए। रुद्रसेन की आत्मा शक्ति पहले ही यिन यांग दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इतनी प्रबल आत्मा शक्ति उसके लिए एक गहन स्टेज स्पिरिट एरे मास्टर और गहन स्टेज एल्केमिस्ट बनने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि रुद्रसेन को स्पिरिट एरे तकनीकों में अभ्यास की कमी थी और उन्होंने अपने स्पिरिट एरे मास्टर और एल्केमिस्ट ग्रेड का परीक्षण नहीं किया, इसलिए वो अपने सटीक ग्रेड के बारे में निश्चित नहीं हो सके। लेकिन रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उन्हें गहन स्तर तक पहुंचने के करीब होना चाहिए। उमा की स्पिरिट एरे तकनीक रुद्रसेन के सामने एक विशेषज्ञ के सामने अपने थोड़े से कौशल का प्रदर्शन करने जैसा था। उसके लिए भागना आसान होगा। जब उमा ने उसे कैद करने के लिए अपनी स्पिरिट एरे तकनीक का इस्तेमाल किया, तो रुद्रसेन ने उमा के द्वारा कैद होने का नाटक किया। जब उमा उनकी पक्ष में आई और उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, तो रुद्रसेन ने उनकी स्पिरिट एरे तकनीक को तोड़ दिया और उमा को बांधने के लिए उलझाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। बेशक उमा बहुत शक्तिशाली थी। न केवल वो शक्तिशाली थी, बल्कि वो एक स्पिरिट एरे मास्टर भी थी। अगर कोई और होता तो उनका सिर शरीर से अलग हो जाता। हालांकि उमा का सामना रुद्रसेन से हो रहा था, इसलिए उसके भाग्य की मुहर लग गई थी। रुद्रसेन ने उमा के शरीर को हल्के से थपथपाया। उमा ने जो पृथ्वी ऊर्जा संघनित की थी, वो तुरंत फैल गई। उमा कुछ समय के लिए अपने शरीर में शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी। उमा का सुंदर चेहरा बेहद पीला पड़ गया। उसने खुद को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका दिल डर और निराशा से भर गया था। उमा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो मार्शल जनरल के हाथों मर जाएगी। शायद हम बातचीत कर सकते हैं। जब तक आप मुझे जाने देते हैं, मैं आपसे कुछ भी वादा कर सकता हूं। उमा हार नहीं मानना चाहती थी। वो मरना नहीं चाहती थी। उसने रुद्रसेन की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। ये कहना था कि सुंदर महिलाओं को एक प्राकृतिक लाभ था। उमा के सुंदर चेहरे, उसकी दयनीय और आंसुओं से भरी अभिव्यक्ति ने रुद्रसेन के दिल को डगमगा दिया। ऐसी सुंदरता को मारना अफसोस की बात है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उमा की ओर देखा। उसने देखा कि वो पूरी तरह से भीग गई थी। उसके बाल उसकी बर्फ की तरह सफेद त्वचा से चिपक गए थे और उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसके चेहरे, फिगर और दयनीय अभिव्यक्ति ने रुद्रसेन को अपने डेंटियन में जलती हुई एक बुरी आग का एहसास कराया। तुम क्या कर रहे हो? उमा को रुद्रसेन की बुरी नजरें महसूस हो रही थीं और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वो जानती थी कि उसका चेहरा और फिगर पुरुषों के लिए बेहद घातक है। रुद्रसेन ने उमा को पकड़ा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझसे कोई सौदा नहीं करना चाहते थे? मैं अब तुम्हारे साथ एक सौदा करने के लिए सहमत हो सकता हूं। इसके बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ ऐसा गंदा सौदा करने के बजाय मर जाना पसंद करूंगी। उमा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। वो अनुमान लगा सकती थी कि रुद्रसेन क्या बनाना चाहते थे, लेकिन वो निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगी। हे, अब ये तुम पर निर्भर नहीं करता। रुद्रसेन उदासीन दिखे। उसे उमा के लिए कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।